हैं कि कुछ लोग अपनी सवारी गाड़ी से जंगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और तभी उन्हें बचाने के लिए एक लड़का वहां पर आ पहुंचता है और वो उन्हें बचाता है उस मॉन्स्टर को मारकर। और जब वो उस बच्चे को थैंक्स कहते हैं तब वो लड़का उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहता है कि उसका नाम तात्सुमी है और वो एक फाइटर है और वो एक दिन इतना अच्छा फाइटर बनेगा कि इंपेरियल कैपिटल में हर कोई उसका नाम जानेगा। जिस पर कि वो लोग कहते हैं कि बच्चे तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह वैसी नहीं है जैसा तुम इमेजिन कर रहे हो। तात्सुमी कहता है कि क्या वहां पर बहुत से मॉन्स्टर है, जिस पर कि वो लोग कहते हैं कि वहां पर अगर कोई मॉन्स्टर है तो वो खुद इंसान ही है और उनका दिल किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। पर तात्सुमी कहता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स, पर मैं अपनी जर्नी को पूरा करके रहूंगा। और वो उस कैपिटल सिटी की ओर निकल पड़ता है और जब वो वहां पर उस सिटी में पहुंचता है तब उसे रियलाइज होता है कि सिटी उसने जितना बड़ा इमेजिन किया था ये उससे कई गुना बड़ा है। और तब वो जाता है गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब के लिए एज अ फाइटर। पर वो कहते हैं कि तुम्हें एक लो लेवल ग्रंट से स्टार्ट करना होगा, मतलब बैग वैग उठाना और सामान उठाने वाले काम, उससे तुम्हें काम स्टार्ट करना होगा। पर तात्सुमी कहता है कि उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और उसकी स्किल काफी अच्छी है। और वो उन्हें एक बड़ी पोस्ट देने के लिए कहता है, जिस पर कि वो आदमी उसे वहां से भगा देता है। कि तभी वहां पर एक लड़की आ पहुंचती है और वो उसे यानी कि तात्सुमी को कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है उसे जल्दी से गवर्नमेंट जॉब दिलाने में। और तात्सुमी उसके लिए मान जाता है और इसके लिए वो लड़की उसे ट्रीट देने के लिए कहती है। जिसके बाद कि वो लोग एक बार में होते हैं। उसके बाद वो लड़की उसे कहती है कि अगर उसे मिलिट्री में जल्दी से भर्ती चाहिए तो उसे चाहिए कनेक्शन और पैसा, और इसीलिए वो उससे पैसा की डिमांड करती है। वो कहते हैं कि मेरे जो कुछ लोग कनेक्शन है जिनके साथ जो कि मिलिट्री में है, मैं उन्हें थोड़ा सा घूस दूंगी और वो तुम्हें मिलिट्री में शामिल कर लेंगे। और वो पैसा लेकर जाती है और वहीं पर उसे वेट करने के लिए कहती है। और तात्सुमी काफी सीधा होता है, वो मान जाता है और वहीं पर उसका वेट करता है। और जब शाम हो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका कट गया है चूतिया, और वो खुद पर गुस्सा करता है उसके लिए। और उसे लगने लगता है कि सच में कैपिटल काफी सारे बुरे लोगों से भरा है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि उससे पैसे देने के बाद उसके सारे के सारे पैसे अब खत्म हो चुके हैं और इसीलिए उसे सड़क पर ही रात गुजारना पड़ेगा। और वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा होता है कि तभी एक तांगा उसके आगे आके रुकता है। उसके आगे एक लड़की और उसके 2 बॉडीगार्ड आ पहुंचते हैं। वहां पर आते हैं और वो लड़की उसे कहती है कि अगर उसके पास सोने के लिए जगह नहीं है तो वो उसके साथ चल सकता है उसके घर में, क्योंकि उसे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। और तात्सुमी थोड़ा सोचता है कि कहीं ये फिर से कोई स्कैम तो नहीं है, पर वो उस लड़की पर ट्रस्ट करता है और वो उसके साथ चला जाता है। और जब वो लोग उनके घर पहुंच जाते हैं तो तात्सुमी को पता चलता है कि ये लोग काफी बड़े घर के लोग हैं। और जिसके बाद कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर यानी कि सिटी में वो क्यों आया है। वो कहता है कि उनके विलेज में एक तरह से लोग पॉवर्टी की वजह से सफर कर रहे हैं और वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट कर सके। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर आने से पहले अपने गांव से अपने 2 साथियों के साथ निकला था, पर रास्ते में वो दोनों कहीं बिछड़ गए और उसे यकीन है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। जिसके बाद कि वो यानी कि उस लड़की का डैड उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे मिलिट्री ज्वाइन करने में उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद कि हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं और वो लड़की शॉपिंग कर रही होती है। और जब तात्सुमी उस लड़की के गार्ड से बात करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो एम्पायर एक्चुअल में एक बच्चा कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उस कैपिटल का जो एम्परर है वो एक बच्चा है और उसके साए में वहां का प्राइम मिनिस्टर उसके सारे डिसीजन को कंट्रोल करता है। और वो बहुत ही ज्यादा लालची और बहुत ही बुरा इंसान है। और जिससे कि तात्सुमी समझ जाता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से उनके गांव के लोगों को इतना ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। और वो गार्ड उसे कुछ लोगों की तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं क्योंकि ये लोग अमीर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और इनका नाम है नाइट रेड। जिसके बाद कि वो लोग अपने घर चले जाते हैं और हम लोग रात का सीन देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि उस लड़की की मॉम कहीं जा रही होती है और वो कहती है कि आज एक और आदमी की एंट्री होगी इस डायरी में। और वो कहती है कि इस काम से मेरा मन ही नहीं भरता। कि तभी सडनली उसके पीछे से कोई अटैक करता है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और जिससे कि उनके घर में हल्ला मच जाता है कि उन पर अटैक हुआ है। इसके बाद कि तात्सुमी उठ जाता है और उसे शक होता है कि कहीं ये वही नाइट रेड तो नहीं है। और जब वो बाहर देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ,
ये वही लोग हैं। जिसके बाद कि उन नाइट रेड में से एक लड़की नीचे उतर आती है और वो उन गार्ड्स को बड़े ही बेरहमी से मार देती है, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, और वो गार्ड उसे छू भी नहीं पाते। और हम लोग एक और लड़की को देखते हैं, और वो लड़की उसके डैड का गला पकड़ी होती है और वो उसे भी मार देती है। जिसके बाद कि हम लोग एक गार्ड को देखते हैं और वो उस लड़की को बचाने के लिए उसे स्टोर हाउस की ओर लेकर भाग रहा होता है कि तभी वहां पर तात्सुमी आ जाता है और वो गार्ड उसे कहता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो और हम लोग स्टोर हाउस में जाके छुप जाएंगे जब तक कि हमें बचाने के लिए लोग नहीं पहुंच जाते। कि तभी वहां पर वो असासिन पहुंच जाती है और तात्सुमी उस असासिन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो उसके ऊपर अटैक नहीं करती। वो कहती है कि तुम हमारा टारगेट नहीं हो, और वो असासिन उस गार्ड को भी मार देती है। जिसके बाद कि वो उस लड़की को मारने के लिए बढ़ती है कि तभी तात्सुमी उस पर अटैक करता है, पर वो असासिन तात्सुमी के सीने में वार कर देती है, पर वो बच जाता है थैंक्स टू हिज दद्दू, जिन्होंने उसे एक लकड़ी का स्टैचू दिया था उसे रखने के लिए, और उसी की वजह से आज उसकी जान बची। वो उस पर फिर से अटैक करने के लिए जाती है तो तात्सुमी उसे पूछता है कि आखिरकार वो इस बेचारी लड़की को क्यों मार रहे हैं, और वह असासिन उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की उसे रोक लेती है, जिसे कि हमने पहले देखा था, और जो तात्सुमी के पैसे लेकर चली गई थी, और तात्सुमी उसे पहचान लेता है। जिसके बाद की वो लड़की कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये लड़की बेचारी और बेगुनाह है। जिसके बाद की वो लड़की उस स्टोर रूम के डोर को तोड़ देती है और वहां के नजारे दिल दहलाने वाले होते हैं। वहां पर कई सारे मरे हुए लोग होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। इसके बाद की तात्सुमी जैसे उस रूम में उसे यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर, क्योंकि वहां पर उसके एक दोस्त में से एक, जिसका नाम की सायो होता है, वो होती है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होता है और वो मर चुकी होती है। तात्सुमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, और तभी तात्सुमी को वहां पर अपना दूसरा फ्रेंड मिल जाता है और उसकी हालत भी काफी खराब होती है, और वो उसे कहता है कि ये सब इस लड़की ने और इसकी फैमिली ने किया है। वो उसे कहता है कि उन्होंने उनके खाने में कुछ मिला दिया और वो लोग बेहोश हो गए। जिसके बाद कि उन्होंने उसे काफी टॉर्चर किया और यहाँ तक कि सायो को उन्होंने टॉर्चर कर करके मार भी दिया। और वो लड़की उसे कहती है कि तो आप समझे, यह है कैपिटल और यहाँ के लोगों की असली सच्चाई। जिसके बाद की वो असासिन उसे मारने वाली होती कि तभी तात्सुमी उसे रोकता है और वो खुद उस लड़की को मारता है, और इसी के साथ तात्सुमी का दूसरा दोस्त भी दम तोड़ देता है। वो लड़की कहती है कि इसे एक तरह का पॉइजन दिया जा रहा था। जिसके बाद कि वो दूसरी लड़की उसे यानी कि तात्सुमी को लेकर वहां से जाने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम हमारे साथ चलोगे, और वो अपने दूसरे टीम के लोगों को कहती है कि ये भी हमारे साथ चलेगा। तात्सुमी उनके साथ जाने के लिए मना करता है, पर वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं फोर्सफुली और उसे अपने हाइडिंग स्पॉट पर ले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके आगे की स्टोरी काफी एक्साइटिंग होने वाली है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि नाइट रेड्स के सभी मेंबर्स जंगल में दौड़ रहे होते हैं, और तब हमें पता चलता है कि कुछ लोग उनके हेडक्वार्टर्स के काफी नजदीक आ गए हैं। और जिसके बाद की हमें लबाक से मालूम पड़ता है कि वो टोटल 8 लोग हैं, और उन लोगों को बॉस ने ऑर्डर दिया होता है कि वो लोग जो भी हों, स्पेशली करके अगर वो ऐसे लोग हैं जो कि उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उन्हें वो लोग मार दें और उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और ब्लैक तात्सुमी को कहता है कि उसे अभी टीम में रहकर काम करने की आदत नहीं है, सो इसीलिए उसे खुद पर जोर देने की जरूरत नहीं है, वो बस खुद का ध्यान रखे और बैटलफील्ड के माहौल को समझे। जिसके बाद के तात्सुमी को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कूल चीज देखनी है, और तात्सुमी के हाँ कहने पर ब्लैक जोर से इनकर्शियो चिल्लाता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तात्सुमी को वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो गेटअप काफी कूल लगता है, और ब्लैक उसे कहता है कि ये एक इंपेरियल रैलिक है और इसका नाम है इनकर्शियो। और जिसके बाद की वो तात्सुमी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये इंपेरियल रैलिक क्या क्या कर सकता है। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग अकामे को देखते हैं और उसके आगे वो 3 घुसपैठिए होते हैं, और वो साले उसे मारेंगे क्या, बस बकचोदी करवा लो इनसे। अकामे को मारेंगे क्या, उसके बजाय वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बंदी कितनी क्यूट है और थोड़ा मजे कर लेंगे इस मारने से पहले, मतलब समझ रहे हो तुम। फिर क्या, अकामे उन्हें चांस नहीं देती है और वो गाजर मूली की तरह उन्हें काट देती है, और उसके ब्लेड के अटैक से बचना मुश्किल होता है क्योंकि उसके वार से भले ही तुम बच जाओ, पर उसके पॉइजन से तुम बच नहीं सकते। मतलब एक बार अगर तुम्हें उसके ब्लेड से कट भी लग गया तो तुम्हारा मरना पक्का है। और जिसके बाद कि हम लोग माइन को देखते हैं
और वो एक घुसपैठिया पर टारगेट लगाकर बैठी होती है। और जैसे ही वो शॉट लगाने वाली होती है कि तभी एक आदमी उसके पीछे से उसे मारने के लिए आता है, पर उसे पता नहीं होता कि शैले उसे कवर दे रही है और वो उसके ट्रैप में फंस जाता है और मर जाता है। और क्या, मतलब बॉडी के आधे टुकड़े होने के बाद जिंदा कौन बचता है यार, मतलब। जिसके बाद कि माइन उसके टारगेट पर अटैक करती है और उसे भाप बना देती है। और जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं लब्बाक को, और उसने उनमें से एक लड़की को पकड़ लिया होता है और वो लड़की कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी पर वो उसे छोड़ दे। जिस पर कि लब्बाक कहता है कि इस खूबसूरती के झांसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और मैं वो गलती नहीं करने वाला। और वो उस लड़की को मार देता है और उसे उस लड़की को मारते वक्त अच्छा नहीं लगता, पर वो करे भी तो क्या। और दूसरी ओर तात्सुमी भी उनसे लड़ रहा होता है और जब बुलाट पर एक साथ कई लोग अटैक करते हैं तो वो उन्हें, मैं बोलूं क्या यार, तुम लोग खुद ही देख लो ना। मतलब खतरनाक। और तात्सुमी तो बस देखते ही रह जाता है। और लड़ाई खत्म होने के बाद बुलाट तात्सुमी को कहता है कि उन लोगों को तात्सुमी से कई सारी उम्मीदें हैं। जिसके बाद कि हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और तात्सुमी माइन का वेट कर रहा होता है और शैले उसे आकर बताती है कि माइन सुबह जल्दी नहीं उठती है, इसीलिए उसे खुद जाकर उसे उठाना होगा। और जैसे ही तात्सुमी उसके रूम में जाता है कुछ उलट पलट हो जाता है। जिसके बाद कि वो लोग कैपिटल के अंदर जाते हैं और माइन तात्सुमी को कहती है कि आज हमें बहुत सा काम करना है। जिसे सुनकर तात्सुमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जब तात्सुमी शहर से गुजर रहा होता है तो वो गौर करता है कि कैपिटल, जहां पर वो हमेशा आने का सपना देखा करता था, ये वैसा नहीं है। यहाँ पर लोग इतने खुश नहीं लग रहे जितना कि वो लोगों को सोचा करता था। जिस पर कि माइन उसे कहती है कि ये सब प्राइम मिनिस्टर की वजह से है और इस सिटी में बस एक ही तरह की सोसाइटी खुश रहती है और बाकी सब लोग यहाँ पर सैड रहते हैं क्योंकि हलाल नहीं होना है। जिसके बाद कि वो लोग काफी सारी शॉपिंग करते हैं। जिसके बाद कि उनका पूरा दिन खत्म होने वाला होता है कि तात्सुमी अपने टेम्पर को और हैंडल नहीं कर पाता है और वो फटता है और वो कहता है कि आज हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय शॉपिंग के। और उसके टेम्पर की वजह से वो माइन से पिटता भी है और तभी शहर में कुछ लोग भागने लगते हैं हड़बड़ाहट में। माइन कहती है कि जरूर ये किसी का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, यानी कि किसी को सजाए मौत दी जा रही होगी। और जिसके बाद कि वो लोग वहां पर जाते हैं देखने के लिए और वहां पर लोगों को लटकाया हुआ होता है मारकर और कुछ लोगों को तो अधमरा ही छोड़ दिया गया होता है। जिस पर कि माइन कहती है कि प्राइम मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा उसका यही हश्र होगा। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि प्रिंस यानी कि उस छोटे एम्परर को, और वो उसके एक ऑफिसर को सजा देता है उनके रूल्स के खिलाफ जाने के लिए और गवर्नमेंट के काम को स्लो करने के लिए। और सजा कौन सी देता है? मौत की। पर मौत देनी कैसे है ये इतना दर्दनाक है कि मैं बोल भी नहीं सकता। और एक्चुअल में एम्परर की जुबानी होती है, पर ये सब उसे कराने के लिए उसे प्राइम मिनिस्टर बोल रहा होता है। और जब वो ऑफिसर एम्परर को कहता है कि वो यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसे धोखा दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर उसे पिटवाता है और वो एम्परर को कहता है कि वो बस पागल हो गया है। मतलब कि अब हमें समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर कितना ही ज्यादा बुरा इंसान है। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग नाइट्रेट को के हेडक्वार्टर में देखते हैं और उन लोगों को एक और टारगेट को रास्ते से हटाना होता है। बॉस उन्हें कहती है कि ये प्राइम मिनिस्टर का एक तरह से रिलेटिव है और ये आदमी, इसका नाम है लोकल, नाम से लग रहा है लोकल। और ये प्राइम मिनिस्टर के नाम का इस्तेमाल करके लड़कियों को अगवा करता है और फिर क्या क्या करता है वो तो वही जाने। और इस काम में उसके साथ उसके 5 गार्ड्स भी शामिल होते हैं, इसीलिए उन्हें भी मारना होगा। और वो कहती है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो सभी को उस मिशन पर भेजती है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग उस मैंशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और दूसरी ओर माइन और तात्सुमी एक जगह पर होते हैं और माइन को उस आदमी को मारना होता है, मतलब हेडशॉट। तात्सुमी माइन को उसको वेपन के बारे में पूछता है कि क्या ये भी एक एम्पेरल रेलिक है, जिस पर कि वो कहती है कि हाँ ये एक एम्पेरल रेलिक है और इसका नाम है पंपकिन। और वो कहती है कि ये पंपकिन की फायर पावर डिपेंड करती है कि वो उसका यूजर कितना डेंजर या फिर कितने खतरे में है। यानी कि पंपकिन फायर पावर ज्यादा होगी अगर उसका यूजर ज्यादा मुसीबत में है और कम होगी अगर उसका यूजर कम मुसीबत में है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका हिसाब किताब।
जिसके बाद कि वो अपना स्टैंस लेती है और तात्सुमी उसकी कंसंट्रेशन पावर से काफी इंप्रेस हो जाता है। और लोकल के उस मेंशन से बाहर आते ही माइन उसे मारने वाली होती है कि तात्सुमी उसे कहता है कि वहां पर दूसरे निर्दोष लोग भी हैं, उन्हें चोट लग गई तो। पर माइन अपना शॉट लेती है और वो लोकल को मार गिराती है। और माइन तात्सुमी को कहती है कि वो लोग मुझे ऐसे ही मास्टर स्नाइपर नहीं बुलाते। और उसे मारते ही बाकी के 5 गार्ड्स नाइट्रेट की ओर बढ़ने लगते हैं और उनका सामना होता है नाइट्रेट से। और दूसरी ओर हम लोग माइन और तात्सुमी को देखते हैं और माइन तात्सुमी को बताती है कि वो लोग यानी कि वो गार्ड्स कॉकेंसी से हैं, जो कि एम्पायर के टॉप मार्शल आर्ट टेम्पल है, और इसीलिए उन्हें मारने में थोड़ा टाइम लगेगा। और चलते चलते वो तात्सुमी को अपना पास्ट के बारे में बताती है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या। वो उसे कहती है कि वो कैपिटल में एक फॉरेनर थी और इसीलिए लोगों ने उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया। उन्होंने उससे काफी बुली भी किया और उसे सोशली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि वो उनमें से एक है। वो कहती है कि इसीलिए उसका बचपन की यादें काफी कड़वी है। और वो कहती है कि वहीं दूसरी ओर रेवोल्यूशनरी आर्मी में हर किसी को एक जैसा माना जाता है, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नेशनलिटी क्या है या फिर वो किस कंट्री से है। और एक बार कैपिटल का एम्पायर बदल जाए तो सभी बॉर्डर्स खुल जाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किस कंट्री से हो, और जो उसे सहना पड़ा था वो किसी और को नहीं सहना पड़ेगा। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि बाकी के मेंबर्स उन गार्ड्स को टपका चुके होते हैं, यानी कि उनके ठिकाने लगा चुके होते हैं। पर उनमें से एक आदमी मिसिंग होता है, यानी कि 5 में से सिर्फ 4 गार्ड्स ही वहां पर होते हैं। और दूसरी ओर वो आदमी तात्सुमी और माइन पर अटैक करता है। माइन उस पर अटैक करती है पर उसके अटैक्स का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें डॉज कर रहा होता है। और जैसे ही तात्सुमी उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, वो आदमी उसे भी रोक लेता है। पर तात्सुमी अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है और वो उस आदमी को पकड़ लेता है और वो कहता है कि अब इस पर शूट करो, क्योंकि अब वो हिल नहीं सकता। माइन कहती है कि क्या बात है, तुम मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हो। तात्सुमी कहता है कि मैं कुर्बानी नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे भरोसा है कि तुम एटलीस्ट मुझे गोली नहीं मारने वाली, क्योंकि तुम एक मास्टर स्नाइपर हो, याद है तुम ही ने कहा था। और जिसके बाद की माइन कहती है कि ठीक है, और वो शूट करती है और उस आदमी के सीने का आधा हिस्सा उड़ा देती है। जिसके बाद की वो तात्सुमी को कहती है कि मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूँ और अब मैं तुम्हें हम में से एक मानती हूँ। पर तात्सुमी उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसके अटैक से बाल बाल बचा होता है और उसके बाल भी जल गए होते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग कैपिटल का सीन देखते हैं और वहां पर कोई नाइट्रेट की फोटो को देख रहा होता है कि तभी कुछ गार्ड्स को उस आदमी पर शक होता है और वो उसे फ्रीज होने के लिए कहते हैं। पर वो आदमी उन्हीं गार्ड्स का गला काट देता है और वो कहता है कि कैपिटल तो काफी सही जगह है और वो यहाँ पर जितने चाहे उतने लोगों को हलाल कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसे कि हमने पिछले वीडियो के लास्ट में देखा था, और वो एक लड़की का गला पकड़ा होता है और उसने उसके हस्बैंड या फिर कह लो उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया होता है। और वो लड़की से थोड़ी देर तक बातें करता है और उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो सिर्फ रात। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि तात्सुमी शैले के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि अब शैले की बारी होती है उसे ट्रेन करने की। और जब वो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ और काम नहीं करती, जिस पर कि शैले कहती है कि वो दूसरे काम करना चाहती है पर वो उन सब में बहुत बुरी थी, इसीलिए वो इन शॉर्ट किसी भी तरह के हाउस होल्ड वर्क नहीं करती है। और तात्सुमी उससे पूछता है कि वो इस लाइन में कैसे आई, क्योंकि वो उन सब में से काफ़ी भोली सी होती है। जिस पर कि वो उससे कहती है कि वो उस कैपिटल के ओल्ड एरिया से बिलोंग करती है और वहाँ पर वो किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी और सब लोग उसका मजाक बनाते थे, सिर्फ उसके एक दोस्त को छोड़कर, और उसे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था। पर एक दिन जब वो लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसका दोस्त या फिर एक्स BF आ जाता है और वहाँ पर वो सब चीज़ को तोड़ने लगता है और वो उसके दोस्त को मारने की कोशिश करता है। शायद उसने पी रखी थी, आई मीन हु नोस। पर शैले उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है उसके दोस्त को बचाने के लिए। और उसे यकीन नहीं होता कि उसे मारते वक्त उसने कितना रिलैक्स फील किया। और दूसरी ओर उसकी दोस्त डर से कांप रही होती है। उसे इसके लिए सज़ा नहीं मिली क्योंकि इसे सेल्फ डिफेंस के अंडर लिया गया। पर इस इंसिडेंट के बाद उसके दोस्त ने उससे बात करना बंद कर दिया और उससे बदला लेने के लिए उसने जिसको मारा था उसके गैंग के लोगों ने उसकी फैमिली को मार दिया।
और उसे भी मारने के लिए वो लोग आते हैं। पर शैले उन सभी को मार देती है और तब उसे एक चीज़ पता चलती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छी है और वो है लोगों को मारने में। और इस तरह से वो इस लाइन में आए। इसके बाद कि वो लोग तात्सुमी को जैंग से मिले उस इम्पेरल वेपन को यूज़ करने के लिए कहते हैं। वो उसे यूज़ करता है पर उसे कुछ अजीब दिखता है और वो उस वेपन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ ही नहीं कर पाता है। उनको लगता है कि तात्सुमी इस वेपन के लिए कंपैटिबल नहीं है और उनकी बॉस तात्सुमी को एक बुक देती है जिनमें उन इम्पेरियल वेपन्स का इन्फॉर्मेशन होता है। और वो बॉस से पूछता है कि उसके हिसाब से कौन सा इम्पेरियल वेपन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और बॉस कहती है कि एक ऐसा यूज़र जो कि आइस को कंट्रोल कर सकता है, या आइस मतलब बर्फ वाला आइस, ओके। पर वो अभी कैपिटल में नहीं है क्योंकि उसे अनोदर ट्राइब पर अटैक करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि वहाँ के एक प्रिंस अपने आर्मी को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ऐसा कहता है कि वो कभी भी किसी से भी नहीं हारा फाइट में। और जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि नॉर्दर्न ट्राइब का एक सीन, और उस लड़की ने उस प्रिंस को भी हरा कर उसे कैप्चर कर लिया होता है, जिसकी हम लोग इतनी तारीफ सुन रहे थे अभी। दूसरी ओर हम लोग कैसल के अंदर देखते हैं जहाँ की वो एम्परर कहता है कि वो उन जनरल्स की हेल्प से साउथ में होने वाले रिवॉल्यूशन को रोके जो कि उनके खिलाफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और वो मिनिस्टर उन्हें ऑर्डर करता है कि वो जनरल एस्डेथ को यहाँ पर बुलाए क्योंकि नॉर्थ ट्राइब में उसका काम खत्म हो चुका है। और वो कहता है कि उसके आते ही उसे उन असासिन्स को मारने के लिए काम दे दिया जाए। और हाँ, एस्डेथ यहाँ पर उसी लड़की का नाम है जो कि आइस को कंट्रोल कर सकती है। और दूसरी ओर तात्सुमी और लियोने दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और वो सभी वो लोग होते हैं जिससे कि लियोनी ने पैसे लिए होते हैं। तो तात्सुमी लियोनी के साथ भाग रहा होता है पर वो उस रास्ता भूल जाता है कि तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उसे कहती है कि वो एक गार्ड है और वो उसकी हेल्प करेगी, उसे रास्ता ढूंढने में मदद करेगी। और तात्सुमी की नज़र तभी उस लड़की के पेट पर पड़ जाती है और लड़की कहती है कि इसका नाम कूरो है और ये एक इम्पेरल रेलिक है। और वो बताती है कि इम्पेरल रेलिक के लिए कई सारे लोगों को चुना गया पर इस इम्पेरल रेलिक ने उन सभी को मार दिया। पर यह रेलिक उसके साथ कंपैटिबल हो गया क्योंकि उसका दिल काफ़ी साफ है। और वो तात्सुमी की हेल्प करती है जिसके बाद कि वो चली जाती है। और तात्सुमी सोचता है कि उसे इसके बारे में बॉस को बताना चाहिए। और दूसरी ओर हम लोग उस गार्ड के पास्ट को देखते हैं और वो कैप्टन ओगर को अपना आइडल मानती है और वो नाइट रेड से बदला लेना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग ईविल हैं क्योंकि उन लोगों ने मर्डर किया है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसके अंधी भक्त है। और जिसके बाद कि लियोनी और तात्सुमी फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनका कैपिटल में आने का एक्चुअल रीज़न होता है उन्हें किसी को ठिकाने लगाना होता है। और वो लोग एक रेड लाइट एरिया में जा पहुंचते हैं और वहाँ पर एक आदमी को मारते हैं जो कि वहाँ पर लड़कियों को ज़बरदस्ती उठवाकर उन्हें ड्रग्स देकर इस काम में इन्वॉल्व कर रहा होता है। और वो लोग उन सभी को वहाँ पर मार देते हैं। और जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं हमें उनकी बातों से मालूम पड़ता है कि वो लोग तो मिशन पर आए ही थे पर उनके साथ एक और टीम भी मिशन पर गई थी और वो टीम होती है शैले और माइन की। और वो दोनों भी अपना टारगेट को मार कर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी वो लड़की जिसने की तात्सुमी की हेल्प की होती है यानी कि वो गार्ड, वो उन दोनों पर अटैक करती है और वो कहती है कि उसका नाम सिरियू है और वो उन दोनों से उसके डैड और उसके मेंटोर यानी कि कैप्टन ओगर के डेथ का बदला लेगी। और उसके साथ उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जब माइन उस पर अपने गन से अटैक करती है तो वो उसके पेट जिसका नाम की कारो होता है उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और वो वापस खुद को रीजनरेट भी कर लेता है जिससे कि उन लोगों को मालूम पड़ता है कि ये उसका इम्पेरल वेपन है और एक तरह का ऑर्गेनिक इम्पेरल रेलिक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें जान हो, एक तरह से बोल सकते हैं। और वो लोग उस पर कई सारे अटैक्स करते हैं पर वो वापस से खुद को जनरेट कर लेता है। माइन कहती है कि ऑर्गेनिक इम्पेरल रेलिक्स को खत्म करने के लिए हमें उनके कोर को खत्म करना होगा वरना वो लोग खुद को रिजनरेट करते ही रहेंगे। माइन उस पर कंटिन्यूसली अटैक करती रहती है ताकि वो उसके कोर के सही जगह को पता कर सके। पर तभी वो लड़की बाकी सारे गार्ड्स को वहाँ पर बुलाने के लिए उन्हें सिग्नल दे देती है और तभी शैले सिरियू पर अटैक करने लगती है क्योंकि अगर वो उसके यूज़र को मार दे तो वो इम्पेरल रेलिक अटैक करना बंद कर देगा। और जिसके बाद कि वो सिरियू के साथ फाइट करती है और वो उसके दोनों हाथों को काट देती है
पर सरप्राइज सरप्राइज उसने अपने हाथों में वेपन्स छुपा कर रखे होते हैं और वो उसे शैले पर शूट करती है, पर शैले उसे ब्लॉक कर लेती है और ये देखकर सिरियू चौंक जाती है और शैले उसे उन दोनों गन्स वाले आर्म्स को भी काट देती है। जिसके बाद कि वो उसे मारने ही वाली होती है कि वो लड़की कारो यानी कि उसके इम्पेरल आर्म को अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने के लिए कहती है और वो अपने बर्जक मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिसके बाद कि वो माइन पर काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है और वो उसे पकड़ लेता है और सिरियू उसे माइन को मारने के लिए कहती है कि तभी शैले उसके हाथ को काट देती है और वो माइन को बचा लेती है, पर तभी सिरियू शैले पर गोली चला देती है और उसका वो पेट शैले को 2 टुकड़ों में काट देता है, मतलब एक तरह से मार देता है। और वैसा होते ही माइन का अपना गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर उसका आर्म बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है कि तभी वहाँ पर बाकी सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और माइन अब चारों तरफ से गिर चुकी होती है कि तभी शैले अपने वेपन से एक फ्लैश पैदा करती है और ये उसके पावर्स में से एक होता है और उस फ्लैश में लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और शैले माइन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। जिसके बाद कि सिरियू शैले को मारने के लिए कहते हैं और वो उसे मार देता है और सिरियू साइको जैसा बिहेवियर कर रही होती है। और दूसरी ओर जब ये बात नाइट्रेट्स को मालूम पड़ता है वो लोग गुस्से से भर जाते हैं और तासुमी कहता है कि हमें उससे बदला लेना चाहिए, जिस पर कि बुलाइट कहता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा और हमें अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा। हमें पहले से ही मालूम था कि हम में से किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है और माइन अपने मन ही मन में फैसला कर लेती है कि वो सिरियू से शैले का बदला लेके रहेगी जब भी उसकी अगली बार उससे मुलाकात होगी। और जिसके बाद कि सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल एस्डेथ को देखते हैं और वो कैपिटल में आकर पहुंच जाती है, मतलब समझ रहे हो, नाइट्रेट्स के लिए और बड़ी मुसीबत। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जनरल एस्टेथ वापस कैपिटल में आ चुकी होती है, तो इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एम्परर एस्टेथ को नॉर्दर्न ट्राइब को वापस से अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसे थैंक्स कहता है और वो उसे कुछ रिवॉर्ड भी देता है। एस्टेथ कहती है कि वो इसके लिए शुक्रगुजार है और वो कैपिटल में आ गई है, इसीलिए उन्हें अब नाइट्रेट्स की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे मिनिस्टर को काफी अच्छे से पता होता है कि एस्डेथ को पैसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस वार और लड़ने में मजा आता है। इसलिए जब तक वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है उसे वार का मौका मिलता रहेगा। और एक्चुअल में एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के लिए वो एक तरह की कठपुतली है। पर एस्डेथ एम्परर को कहती है कि ऐसा कुछ है जो कि वो एम्परर से मांगना चाहती है और वो उसे कहती है कि उसे अपने लिए एक लड़का ढूंढना है जिसे कि वो प्यार कर सके। Yes, that sounds reasonable. इन सिंपल वर्ड्स वो उन्हें उसके लिए एक लड़का ढूंढने के लिए बोलती है जो कि उसके सारे चेकलिस्ट को फॉलो करे। मतलब एक तरह से वो होता है ना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती है जिसपे वो टॉक्सिक लोग साले मतलब अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं, लड़का लड़की जो भी है। हाँ, इंडियन मैच मेकिंग, हाँ तो बस ये वही है और क्या। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं। माइन की हाथ की हालत कुछ ठीक नहीं होती है और अकामे उसका ध्यान रख रही होती है, तो तात्सुमी समझ नहीं पाता कि आखिरकार अकामे इतनी काम कैसे है, वो भी ऐसा कुछ होने के बाद। और तात्सुमी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उस लड़की ने जिससे कि वो पहले मिला था उसने शैले को मारा है। जिसके बाद कि जब वो अकामे को यह बात पूछता है कि आखिरकार वो इतना काम कैसे रहती है, वो कहता है कि तुमने कई सारे अपने लोगों को खोया है, इसलिए तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। इन शॉर्ट तुम्हें इस चीज की आदत पड़ चुकी है। जिस पर कि अकामे रोने लगती है और वो उसे कहती है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इसकी कितनी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी कि जब भी तुम अपने किसी को खोते हो, तुम्हें वो हर्ट करता है। और तात्सुमी अकामे से इसके लिए सॉरी कहता है और जिसके बाद कि वो अकामे के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो खुद को और स्ट्रांग बना सके और वकामे से अपना किया हुआ वादा पूरा कर सके, यानी कि वो इस वार के आखिर तक जिंदा बचेगा। जिसके बाद कि वहां पर बुलैट आ जाता है और तात्सुमी पर अटैक करता है और उसे कहता है कि उसे अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। असली फाइट में
हमला कहीं से भी हो सकता है। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ लोग को देखते हैं और वो लोग कुछ वीआईपीज होते हैं और उनकी बातों से लग रहा होता है कि वो लोग कैपिटल के खिलाफ हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी 3 लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और वो लोग उन सभी को मार देते हैं और वो लोग एक्चुअल में 3 बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें वहां पर एज़डेथ ने भेजा होता है और वो लोग काफी ज्यादा बेरहम होते हैं क्योंकि उन तीनों में से एक लड़की को मारता है और वो भी कैसे, उसे टॉर्चर करके, यानी कि वो उसके फेस को पील कर रहा होता है। मतलब इट्स प्रीटी डिस्टर्बिंग। जिसके बाद कि वो लोग वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले वो लोग कुछ पर्चे डाल जाते हैं जिस पर कि नाइट्रेट्स का सिंबल बना होता है। और जब ये बात बॉस तक पहुंचती है तो वो बाकी सबको बताती है कि एज़डेथ लोगों को मरवा रही है और वो मारने के बाद वो इल्जाम उन पर डाल रही है। और वैसे वो जिन लोगों को मार रही है या फिर जिन वीआईपीज को वो मार रही है वो लोग कैपिटल के खिलाफ थे, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि वार के बाद उनके रेवोल्यूशन ग्रुप को वापस से कंट्री चलाने में हेल्प करने वाले थे और इसीलिए वो लोग उनके मारे जाने का रिस्क नहीं ले सकते। बॉस लियोने को कहती है कि कैसल पर नजर रखे और वो उसे इन्फॉर्मेशन ला कर दे कि आखिरकार एज़डेथ के दिमाग में क्या चल रहा है और उसका प्लान क्या है। जिसके बाद कि वो लोग अपने ग्रुप में बट जाते हैं और वो लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं जहां पर कि शायद अटैक होने वाला होता है। ब्लैक और तात्सुमी एक क्रूज शिप पर होते हैं और वहां पर किसी भी तरह के सस्पिशियस आदमी को ढूंढते हैं, पर तभी थोड़ी देर में वहां पर फ्लूट की आवाज आने लगती है और ये फ्लूट उन 3 डीमंस में से एक बजा रहा होता है और इसकी आवाज से शिप पर प्रेजेंट सभी लोग सो जाते हैं और तात्सुमी काफी मुश्किल शिप के ओपन एरिया में चला जाता है और वहां पर उसे एक और बीस्ट मिल जाता है और वो समझ जाता है कि तात्सुमी नाइट्रेट्स है और वो उसे एक तलवार दे देता है ताकि फाइट फेयर हो सके। और उसके पास एक इंपेरल वेपन होता है। मतलब कितनी फेयर फाइट है ना, मेरे पास इंपेरल वेपन है और तुम्हारे पास सिर्फ एक तलवार है। बहुत ही ज्यादा ही फेयर फाइट है ये। और वो उससे तात्सुमी पर अटैक करता है और वो तात्सुमी को अटैक करने का मौका ही नहीं देता है क्योंकि वो दूर से ही अपने अटैक्स करने लगता है और तात्सुमी उस पर हेड ऑन अटैक करने वाला होता है कि तभी बुलैट उसे एक तमाचा मारकर रोक लेता है और उसे कहता है कि तात्सुमी तुम ये क्या कर रहे हो, अभी तुम उसके जाल में फंसने वाले थे। और वो उसे कहता है कि तुम्हें सही टाइम पर अटैक करना चाहिए और वो खुद को उस बीस्ट से इंट्रोड्यूस करता है और जिसके बाद की वो इनकर्शियो को पोजेस कर लेता है और जिसके बाद की वो तात्सुमी को कहता है कि अब ध्यान से देखो मुझे लड़ते हुए और सीखो। और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बाकी 2 बीस्ट भी आ पर पहुंच जाते हैं और वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, पर वो लोग बुलेट की स्पीड को मैच ही नहीं कर पाते हैं और बुलेट उनके अटैक से बचता है और वो उन 2 बाकी बीस्ट को मार फेंकता है। साथ ही उस बड़े वाले बीस्ट को काम तमाम कर देता है, मतलब यानी कि खल्लास, काम तमाम, इंस्टेंट डेथ। जिसके बाद कि हमें थोड़े सा बुलेट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और हमें जहां पर कि ये देखते हैं कि बुलेट जिस जनरल के अंडर काम करता था उसे कैपिटल के लोगों ने बंदी बना लेते हैं क्योंकि उसने कुछ जुर्म किया होता है जो कि एक्चुअल में उसने नहीं किया होता है। और वो बुलेट को कहता है कि जरूर ये इल्जाम उस पर से हट जाएंगे जब वो बात कोर्ट में कहेगा, पर कोर्ट में उसे दोषी करार दिया जाता है और उसे सजा हो जाती है कैद की। और जनरल के जेल में जाते ही वो लोग बुलेट पर भी शक करने लगते हैं और वो लोग बुलेट को भी यूं ही किसी बेबुनियाद बातों पर कैद करने वाले होते हैं कि बुलेट वहां से अपने इनकर्शियो की पावर से भाग जाता है एंड नाउ प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर कि हमें और बुलेट को पता चलता है कि वो दूसरा बीस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका जनरल ही होता है और उसका नाम होता है लेवा। बुलेट कहता है कि नॉर्मल सिचुएशन होता तो वो इस बात का जश्न मनाता, पर इस सिचुएशन में उसका मेन मकसद फाइट है। और लेवर कहता है बेशक, जिसके बाद कि वो बुलेट को अपने एक इंपेरल रिंग दिखाता है जिससे कि वो वाटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे ये इंपेरल वेपन जनरल एज़डेथ ने दिया होता है। और हमें वहां पर मालूम पड़ता है थोड़े से एज़डेथ के पावर के बारे में, जैसे कि लेवर वाटर को कंट्रोल कर सकता है वैसा ही एज़डेथ आइस को कंट्रोल कर सकती है, पर लेवर को इसके लिए वाटर चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर एज़डेथ डायरेक्ट हवा से ही आइस बना सकती है, यानी कि उसके पावर्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जिसके बाद कि उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहीं तीसरी ओर तात्सुमी उस तीसरे बीस्ट पर अटैक करने वाला होता है और वो उसे फाइट करने लगता है और उन दोनों की फाइट भी काफी जबरदस्त होती है। तो तात्सुमी उस तीसरे बीस्ट की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है,
पर अकामे के साथ की हुई ट्रेनिंग से काफी हद तक वो अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और दूसरी ओर बुलेट और लेवर और उनके बीच दबा के फाइट हो रही होती है। लेवर बुलेट पर अपने एक के बाद एक स्पेशल अटैक्स करता जाता है और वो उसे कहता है कि बुलेट, हमने एक साथ कई सारी फाइट्स लड़ी है और मुझे तुम्हारे सारे दांव पता है। और जिसके बाद कि वो बुलेट के ऊपर अपने ट्रम्प कार्ड यूज करता है और वो अपने उस अटैक से बुलेट को काफी डैमेज पहुंचाता है। और जिसके बाद कि वो सोचता है कि बुलेट का काम तमाम हो गया, पर वो उससे भी बच जाता है। और जिसके बाद कि बुलेट का इनकर्शियो अपने आप गायब हो जाता है। और ये तभी होता है जब उस वेपन का यूजर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेता है, यानी कि बुलेट अब इनकर्शियो को यूज नहीं कर सकता है। और दूसरी ओर वो तात्सुमी काफी जख्मी हो चुका होता है और वो ब्लड नहीं सकता। और लेवर बुलेट को हार मानने के लिए कहता है क्योंकि अब वो जीत नहीं सकता। पर बुलेट कहता है कि वो तो है, पर तुम भी अपने इंपेरियल वेपन को यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें भी काफी हद तक इंटरनल डैमेज हुआ है स्पेशल मूव को यूज करने की वजह से। और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग अब स्वॉर्ड से फाइट करेंगे। और जिसके बाद कि उन दोनों की फाइट होती है और उससे पहले लेवर खुद को एक तरह के ड्रग से इंजेक्ट कर लेता है पावर के लिए और बुलेट से लड़ता है और उनकी फाइट काफी इंटेंस होती है और बुलेट फिर भी उसे हरा देता है। और तभी लेवर अपने बॉडी से निकले हुए खून को एज अ वेपन की तरह यूज करता है और वो उस पर उसे बुलेट्स की तरह अटैक करता है। मतलब एक्चुअल में लेवर किसी भी तरह के लिक्विड को कंट्रोल कर सकता है। सो एक तरह से उसके ब्लड भी लिक्विड की फॉर्म ही है। पर बुलेट उन अटैक्स को भी डॉज कर लेता है सिवाय कुछ बुलेट्स को छोड़कर। लेवर अपने मरने से पहले बुलेट को बताता है कि उसने एसडेथ को क्यों ज्वाइन किया। वो उसे कहता है कि जब वो जेल में सड़ रहा था तब एसडेथ ने उसे बाहर निकाला क्योंकि उसके जैसे किसी टैलेंटेड फाइटर को वो ऐसे सड़ते हुए नहीं देख सकती जेल में। और उसने उसके सारे गुनाह भी माफ करवा दिए और जिससे कि वापस से डे लाइट देख सका और एज अ फाइटर की तरह लड़ सका। और बुलेट को एक बात और कहता है कि बुलेट भी उसके साथ कुछ ही देर में मरने वाला है क्योंकि उसने जो ड्रग इंजेक्ट किया था वो कोई पावर एनहेंसिंग ड्रग नहीं था बल्कि वो एक तरह का पॉइजन था। और उन ब्लड बुलेट्स की हेल्प से उसने वो पॉइजन उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, इसीलिए उसका मरना अब तय है। और ये कहने के बाद वो मर जाता है। और दूसरी ओर वो थर्ड डेमन उनकी ओर बढ़ने लगता है और वो कहता है कि मेरे रहते हुए तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और वो अपने इंपेरियल आर्म को यूज करता है और वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में कन्वर्ट कर लेता है। तात्सुमी कहता है कि मैं तो इससे पहले ही नहीं लड़ पाया था और अब तो ये साइज में डबल हो चुका है। और बुलेट भी काफी इंजर्ड होता है और इसीलिए वो भी फाइट नहीं कर सकता और इसीलिए वो तात्सुमी को अपना स्वॉर्ड देता है जिससे कि वो इनकर्शियो को समन कर सके। यानी कि एक तरह से वो तात्सुमी को अपनी लेगेसी पास कर रहा होता है। वो थर्ड डेमन उसे कहता है कि अगर तुमने इसे यूज किया तो हो सकता है तुम मारे जाओ अगर तुम इसके लिए कंपैटिबल नहीं हुए तो। तात्सुमी कहता है कि ये बात तो सही है, जिस पर कि बुलेट उसे एक घुसा मारता और तात्सुमी को कहता है कि तुम अपने अपोनेंट को डिसाइड नहीं करने के लिए दे सकते कि क्या सही है क्या गलत। और वो उसे कहता है कि इनकर्शियो को समन करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। तात्सुमी मान जाता है और वो उस इनकर्शियो को समन करता है और उसके वैसा करते ही उस वेपन में से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर आता है जिसका यूज करके इनकर्शियो को बनाया गया था। और बुलेट उसे कहता है कि ये ड्रैगन टाइप बीस्ट है जिसकी स्किन काफी टफ थी और वो किसी भी क्लाइमेट में खुद को ढाल सकता था और बीस्ट की स्पिरिट अभी भी उस स्वॉर्ड में कैद है। और जिसके बाद कि इनकर्शियो खुद को तात्सुमी की शेप में ढाल लेता है और जिसे देख करके वो थर्ड बीस्ट काफी चिढ़ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और तात्सुमी भी उस पर अटैक करता है और इनकर्शियो के पावर के आगे वो थर्ड बीस्ट टिके नहीं पाता है और तात्सुमी उसे ठिकाने लगा देता है। और दूसरी ओर बुलेट भी धीरे धीरे मरने लगता है और वो तात्सुमी को उस फाइट को देखकर कहता है कि मुझे पता था तुम ये कर लोगे और एक ना एक दिन तुम मुझे भी ओवरकम कर लोगे। और ये कहने के बाद ही वो मर जाता है। तात्सुमी अपने आंसू को रोक नहीं पाता है। मतलब सच ए सैड थिंग यार, आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर सो मच। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक लड़की को देखते हैं और वो अकामे की सिस्टर होती है और उसका एक सब ऑर्डिनेट कहता है कि कैपिटल से उसके लिए कॉल आया है और उसे वहां पर जाना होगा क्योंकि वहां पर एक नए टीम का फॉर्मेशन हो रहा है। और वो कहती है कि फाइनली हमारी मुलाकात होगी सिस्टर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम लोग देखते हैं कि माइन का हाथ अब ठीक हो चुका होता है और अब वो रेडी होती है फाइट करने के लिए। और उसे भी पता होता है कि जो कि ब्लैट और शैले नहीं रहे तो उन्हें अब एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। और उसके बाद वो जल्दी से जाकर बाकी से पूछती हैं कि उसके साथ ट्रेनिंग कौन करेगा। पर वो देखती है कि सब लोग वहां पर पहले से ही काफी सीरियस होते हैं और वो लोग अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। तात्सुमी कहता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा क्योंकि इन कर्शियों को हैंडल करने के लिए उसे काफी ज्यादा स्टैमिना चाहिए और इसीलिए उसे अब थोड़ा बल्क भी होना पड़ेगा। कि तभी वहां पर बॉस आ जाती है और उन सभी को बताती है कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस पर जा रही है ताकि वो उन सभी इंपेरियल वेपन्स को वहां पहुंचा सके और साथ ही वो उनके टीम के लिए कुछ नए मेंबर्स को भी रिक्रूट करने के लिए जा रही है क्योंकि उसे खबर मिली है कि जनरल एस्टेथ एक नया टीम बना रही है नाइट्रेट्स के खिलाफ। तात्सुमी उन सभी से माफी मांगता है कि वो इतना केपेबल नहीं है और वो उसके लिए सॉरी कहता है। पर बॉस कहती है कि वो जो भी कर सकता था उसने वो सब किया और इसीलिए उसे खुद पर प्राउड होना चाहिए। और लियोनी उससे कहती है कि एक बार ब्लैट ने उससे कहा था कि तात्सुमी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और एक दिन वो उसे भी सरपास कर लेगा, यानी कि उसे भी ओवरकम कर लेगा। और उसने ये इसीलिए कहा था क्योंकि उसे तात्सुमी पर ट्रस्ट था। और जिसके बाद की बॉस कहती है कि वो अब जा रही है और जाने से पहले वो अकामे को वहां का इंचार्ज बनाकर जाती है। और दूसरी ओर हम लोग कैपिटल में एक आदमी को देखते हैं और वो कैपिटल में नया नया आया होता है और एक्चुअल में वो कैपिटल के नेवी में काम करता था और उसे अब कैपिटल में काम करने के लिए बुलाया होता है किसी नए हायर रैंक वाले पोस्ट पर। और जिसके बाद कि वो कैसल में जा पहुंचता है और अपने नए टीम से मिलने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। और जब वो वहां पर जाकर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक आदमी दिखता है पर वो उसे एक तरह का क्रिमिनल लग रहा होता है एंड ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा यार ये रूम में आया है और उसे यकीन नहीं होता कि उसे इन संघ के लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। और वहां पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और उनमें से एक होती है अकामे की सिस्टर कुरोमे और इस ग्रुप में वो लड़की भी होती है यानी कि सीरियू। और तभी वहां पर एस्डेथ भी आकर पहुंच जाती है और उन सभी को अपने उस नए टीम में इनवाइट करती है और वो कहती है कि उनके इस टीम का नाम होगा येगर्स और नाइट्रेट्स भी उनकी एक और बेस से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सिटी में होता है और उन लोगों को वहां पर काफी डर होता है पकड़े जाने का। देन यू विल आस्क कि आखिरकार वो लोग सिटी के अंदर क्या कर रहे हैं एंड इसका आंसर ये है ताकि वो नजर रख सके उस नए पुलिस फोर्स पर यानी कि येगर्स पर। लबाक तात्सुमी को कहता है कि हमें उनसे बच के रहना होगा यानी कि उन नए पुलिस फोर्स से यानी कि येगर्स से क्योंकि वो लोग डायरेक्ट एस्डेथ के अंडर काम करते हैं। तात्सुमी लबाक को पूछता है कि क्या वो एस्डेथ सच में इतनी डेंजरस है। अरे मतलब कितनी बार पूछेगा यार, इतना तीसरी बार हो चुका है यार तात्सुमी। बट डोंट वरी, तेरे को बहुत जल्दी मालूम पड़ने वाला है, सो कीप योर बॉल्स टाइट। जिस पर कि लबाक उसे एक पास्ट की स्टोरी सुनाता है कि बहुत साल पहले जब साउथ वेस्टर्न ट्राइब ने कैपिटल के खिलाफ आवाज उठाई थी तो कैपिटल के लिए वो एक तरह का चिंता का कारण बन गया था और इसलिए उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को भेजा था ताकि वो लोग साउथ वेस्टर्न ट्राइब को खत्म कर सके। पर जब तक वो लोग उस ट्राइब तक पहुंचे उनमें से अधिकतर सोल्जर्स मारे जाते हैं क्योंकि उन सोल्जर्स को इस तरह के हार्श इन्वायरमेंट में रहने की आदत नहीं थी और वो पूरी की पूरी सेना उन ट्राइब के आगे टिकी नहीं पाती है और इसलिए जनरल एस्डेथ को वहां पर भेजा गया था। और तब उनकी बॉस यानी कि जनरल नजेंडा जनरल एस्डेथ के साइड में रहकर काम कर रही थी और जब एस्डेथ और उसकी टीम वहां पर पहुंचती है तो वो उस पूरे ट्राइब को खत्म कर देती है यानी कि सबको मार देती है। पर जब उनकी बॉस ये देखती है कि वो लोग बिना किसी कारण के उन लोगों को मार रहे हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है, तो इसीलिए उसने आर्मी को छोड़ दिया। और लबाक तात्सुमी को कहता है कि अगर तुम खुद एस्डेथ से डायरेक्टली मिलना चाहते हो तो तुम सिटी में हो रहे मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो जो कि खुद एस्डेथ ने ऑर्गेनाइज किया है और शायद इनाम के तौर पर तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी मिल जाए। और एक्चुअल में वो फाइट रखी गई होती है ताकि वो लोग एक ऐसे आदमी को ढूंढ सके जो कि शैले के उस एस्टेस के लिए काबिल हो। और वैसे एस्डेथ की चेकलिस्ट के बारे में तो मैं बताना भूल ही गया, यानी कि उसके मुताबिक उसे किस तरह का लड़का चाहिए। तो सबसे पहले वो पावरफुल होना चाहिए और उसमें जनरल बनने की पोटेंशियल होनी चाहिए। दूसरा, उसे डेंजर बीस्ट को हंट करने की काबिलियत होनी चाहिए। तीसरा, और वो सिटी में पला नहीं होना चाहिए, वो उसकी तरह सिटी से दूर किसी गांव में पला होना चाहिए। चौथा, उसकी उम्र एस्डेथ से कम होनी चाहिए ताकि वो उसे डोमिनेट कर सके। अलग फैंटेसी है भाई। पांचवा, और उसकी हंसी इनोसेंट और प्यारी होनी चाहिए।
और वहीं दूसरी ओर तात्सुमी उस फाइट में पहुंच जाता है और वो उन सभी फाइटर्स में से कई सारे फाइटर्स को हरा देता है और उस फाइट में कुछ और भी जीत लेता है वो, एज डेथ का दिल। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में। आई नो दैट साउंड्स वेरी वियर्ड, बट क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट हैपेंड। और एज डेथ उसे अपने साथ कैसल में लेकर चली जाती है और उनके टीम को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जस्ट अभी हुआ क्या। वो लोग सोचते हैं कि कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि तात्सुमी नाइट्रेट्स है। और जिसके बाद कि एज डेथ तात्सुमी को उसके ईगर्स टीम का एक डेमो दिखाती है जिसमें कि वो लोग कुछ लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और तब तात्सुमी को उनके पावर्स का पता चल जाता है। और जिसके बाद कि तात्सुमी और मिस एज डेथ के बीच थोड़ा सा वाला मूवमेंट होता है। वैसे वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ करना, बट अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट करो थोड़ा सा, नहीं तो चैनल ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मतलब शायद होने वाला होता है, तात्सुमी उस मोमेंट का फायदा उठाकर वो एज डेथ को कहता है कि वो उनके खिलाफ है और वो एक्चुअल में रेवोल्यूशनरी के सपोर्ट में है और वो उसे कहता है कि वो भी उसका साथ दे। पर एज डेथ अपने प्रिंसिपल्स को लेकर अड़ी रहती है, यानी कि उसे लगता है कि स्ट्रॉन्ग वीक्स पर रूल करते हैं और ये एक्चुअल में नेचर का रूल है। और दूसरी ओर तात्सुमी अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ा होता है कि कुछ भी हो जाए वो उनका साथ नहीं देगा। और तात्सुमी वहां से भाग नहीं सकता क्योंकि एज डेथ उसे कहती है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। जब तात्सुमी एज डेथ के बातों से एग्री नहीं करता है तो वो उसके बाकी टीम से पूछती है कि आखिरकार वो तात्सुमी का दिल कैसे जीत सकती है। तब उनके टीम में से वो आदमी जो कि देखने से डाकू लग रहा होता है, उस टाइम सभी को पता चलता है कि इसकी एक वाइफ भी है और एक बेटी भी है। चलो यार, अब इसकी भी बंदी है। और वो बंदा एज डेथ को सलाह देता है कि उसे ट्राई करते रहना चाहिए। वैसे रियलिटी में कभी काम नहीं करता है वाला ट्रिक, तो बॉयज प्लीज मत आजमाना। वैसे मेरे लिए तो काम किया था यार, पता नहीं, कह नहीं सकते, डिपेंड्स। तो पहले देखना किस पर ट्राई कर रहे हो और उसके बाद ट्राई करना। और जिसके बाद कि वो लोग हंट पर जाते हैं और वो लोग अपने साथ तात्सुमी को भी लेकर जाते हैं। और जहां पर कि तात्सुमी वेव के साथ जाता है और उन्हें वहां पर मालूम पड़ता है कि वो दोनों कई हद तक सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब भाई भाई। और जिसके बाद कि वहां पर बीस्ट आ जाते हैं और वो लोग उनसे लड़ रहे होते हैं कि तभी तात्सुमी उस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और उसने खुद को इनकर्शियो में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। और जब वेव को इसके बारे में मालूम पड़ता है कि तात्सुमी वहां से भाग गया है तो वो पैनिक हो जाता है, क्योंकि अगर ये बात एज डेथ को पता चला तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और वो खुद का इंपेरियल आर्म यूज करता है जो कि ग्रैंड चैरियोट होता है और वो वैसे इनकर्शियो का अपग्रेडेड वर्जन होता है। और जिसके बाद कि जब वो तात्सुमी को ढूंढ रहा होता है तब उसे तात्सुमी मिल जाता है और तब वो इनकर्शियो पहना हुआ होता है, तो इसीलिए वेव उसे पहचान नहीं पाता है और उसे वो नाइट्रेट्स का एक मेंबर समझकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तात्सुमी का मेन मोटो वहां से भागना होता है, इसीलिए वो फाइट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसे काफी डैमेज भी लेना पड़ जाता है इस चक्कर में। और वो सक्सेसफुल हो जाता है वेव को चकमा देने में, पर वो काफी इंजर्ड हो चुका होता है। और तभी एक बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी अकामे वहां पर आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। अकामे तात्सुमी को देखकर काफी रिलैक्स फील करती है और उसे कहती है कि वो लोग काफी टाइम से उसकी तलाश कर रहे थे। और जिसके बाद कि लबाक वहां पर आकर पहुंच जाता है और उन दोनों को लेकर वहां से भागने लगता है। और जिसके बाद कि वही होता है जिसका कि वेव को डर था, उसे पनिशमेंट मिलती है। सिरियो उसे कहती है कि उसने एरिया को छान मार लिया है पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और उनकी टीम में से एक मेंबर एज डेथ को पूछता है कि अगर तात्सुमी उन एनिमी में से एक हुआ तो वो लोग क्या करें। एज डेथ कहती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसको मेरे पास जिंदा लेकर आओ, पर अगर वैसा पॉसिबल ना हो सके तो उसे मार देना, यानी कि तात्सुमी को। और एज डेथ अपने मन में सोचती है कि अगर तात्सुमी इनमें से किसी के हाथों मारा गया तो वो उतना भी अच्छा नहीं जितना कि वो उसे सोचती थी। और उसे पूरा का पूरा यकीन है कि इनमें से कोई भी तात्सुमी को नहीं मार सकता। और दूसरी ओर तात्सुमी नाइट्रेट्स को येगर्स के टीम के बारे में बताता है और वहीं दूसरी ओर येगर्स के एक टीम का मेंबर जिसका नाम की डॉक्टर स्टाइलिश होता है, वो अपने कुछ एनहांस्ड सोल्जर्स की हेल्प से नाइट्रेट्स के ठिकाने तक पहुंच जाता है, यानी कि उनका पता लगा लेता है। तो आगे का एपिसोड काफी खतरनाक फाइट से भरा होने वाला है, तो मिस मत करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रेट्स की पूरी की टीम बेहोश पड़ी होती है क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर लिया था तात्सुमी के रिटर्न की खुशी में। जिसके बाद कि जब लियोने बाहर जाती है पानी के पास, तब एक सोल्जर उस पर अटैक करता है और वो लियोने को मार देता है और वो
ये बात डॉक्टर स्टाइलिश को बताता है और जिसके बाद कि वो पूरी की पूरी अपने उन सोल्जर्स की टीम को, अपनी आर्मी को उन पर छोड़ देता है। जिसके बाद कि लबाक के ट्रैप सडनली एक्टिव हो जाते हैं और उसे एनिमीज का पता चल जाता है और वो हर डायरेक्शन से आ रहे होते हैं। जब वो कैसल से बाहर जा रहा होता है तब उस पर एक वो सोल्जर अटैक करता है और जिसके बाद कि लबाक उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करता है और वो काफी स्ट्रांग होता है, पर फिर भी लबाक कुछ करके उस सोल्जर्स को मार देता है। पर बाकी बहुत सारे सोल्जर उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी वहां पर अकामे आ जाती है और उन सभी को मारकर लबाक को बचा लेती है। कि तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और वो यहाँ पर स्पेशली अकामे से फाइट करने के लिए आया होता है और उसे भी डॉक्टर ने भेजा होता है और वो अकामे से फाइट करने लगता है और दूसरी ओर कुछ बड़े बड़े टीरेंट जैसे सोल्जर्स लबाक पर भी अटैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर तात्सुमी भी अपने हैंगओवर से जाग जाता है और वो इन कर्शियों की हेल्प से बाकी सारे सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। पर तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो डॉक्टर का भेजा हुआ आदमी होता है और वो तात्सुमी से लड़ता है और तभी तात्सुमी नोटिस करता है कि इसके पास एक्सट्रेस है, यानी कि शैलय का वेपन, और वो उसे आदमी को कहता है कि मुझे वेपन वापस कर दो, तुम उसके लायक नहीं हो। और इस चक्कर में वो काफी पिटता है और साथ ही इंजर्ड भी हो जाता है क्योंकि एक्सट्रेस कुछ भी काट सकता है, कुछ भी, यानी कि इन कर्शियों भी। इसीलिए तात्सुमी के लिए वो एक अच्छा अपोनेंट नहीं है। और तभी वहां पर माइन आ जाती है और वो उसे कहती है कि उस वेपन को वापस करो, वो शैले का है और अपने गंदे हाथ उस वेपन से दूर रखो। और वो आदमी अटैक करने के लिए बढ़ता है पर माइन के अटैक से वो सीधा भाप बन जाता है, उड़ जाता है और बच जाता है तो बस एक्सट्रेस। और जिसके बाद कि वो यानी कि डॉक्टर अपने पूरे फोर्स के साथ अटैक करने वाला होता है कि वहां पर तभी बॉस आकर पहुंच जाती है और उसके साथ वो 2 नए रिक्रूट्स भी होते हैं और उन्हें देखकर बाकी टीम के लोग राहत की सांस लेते हैं। कि तभी वहां पर उनके यानी कि तात्सुमी और माइन के पीछे से वो आदमी अटैक करता है जिसने कि लियोने को मारा था। पर तभी वहां पर लियोने उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है गलत बात, पीछे से अटैक नहीं करते। और तब हमें पता चलता है कि लियोने का वेपन सिर्फ उसे स्ट्रांग ही नहीं बनाता बल्कि उसे काफी ज्यादा इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो खुद को हील भी कर सकती है, वो भी काफी जल्दी। जिसके बाद कि वो उस आदमी को अच्छा सबक सिखाती है। और दूसरी ओर अकामे उस आदमी से फाइट कर रही होती है पर वो 1 कट से मरता ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी अधिकतर मैकेनिकल है और इसीलिए पॉइजन उस पर काम नहीं करेगा और इसीलिए वो उसे एक एक कर उसके हाथ और पैर काटने पड़ते हैं उसके, पर उसकी बॉडी में भी वही छुपे हुए वेपन्स होते हैं। पर तभी लबाक कहता है कि बस बहुत हुआ और वो उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद कि वो सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं पर वो सोल्जर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और वो डॉक्टर उनके ऊपर एक तरह का गैस से अटैक करता है जिससे कि वो सभी एक तरह से बेहोश होने लगते हैं और बस तात्सुमी ही होता है जिस पर कि उस गैस का असर नहीं होता है क्योंकि उसने इन कर्शियों को पहना हुआ होता है और इसीलिए उसे बाकियों के लिए लड़ना होगा और वो उन सब से लड़ने वाला होता है। कि तभी उनके नए रिक्रूट में से एक आदमी नीचे उतरता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब काफी ज्यादा, और वो उन सभी को मार गिराता है और वो ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लेता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअल में ह्यूमन नहीं बल्कि ऑर्गेनिक टाइप इंपेरियल वेपन है और जो कि बॉस के बातों को सुनता है, यानी कि बॉस उसका मास्टर है। और तभी डॉक्टर और उनके बचे हुए लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि अब पगड़ा उन पर भारी पड़ने लगा है। कि तभी बॉस उन सभी को देख लेती है और वो उस इंपेरियल वेपन को उनके ऊपर भेज देती है। और डॉक्टर खुद को एक बीस्ट ड्रग से इंजेक्ट कर लेता है और वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो अपने उन बाकी के सोल्जर्स को खाकर, हाँ लिटरली खाकर, और भी डेंजरस बन जाता है और वो ऑर्गेनिक इंपेरियल आर्म अकेले उसका सामना नहीं कर पाता है। पर तभी तात्सुमी अकामे को लेकर उस पर अटैक करता है पर उसकी स्किन इतनी मोटी होती है कि अकामे का स्वॉर्ड उसे पेनेट्रेट ही नहीं कर पाता है और इसीलिए वो समझ जाता है कि उन्हें उस डॉक्टर की रियल बॉडी पर ही अटैक करना होगा। और बड़े मशक्कत के बाद वो डॉक्टर पर अटैक करते हैं और उस पॉइजन से उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि डॉक्टर स्टाइलिश फिनिश। जिसके बाद की बॉस बाकी सभी टीम के लोगों को लेकर एक नए जगह पर जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो लोग इस नए जगह पर अपना बेस बनाएंगे क्योंकि ये जगह डेंजर बीस्ट से भरा है और इसीलिए उन्हें यहाँ पर ढूंढना मुश्किल होगा।
और वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहकर अपनी ट्रेनिंग करेंगे, और जिसके बाद कि वो बाकी टीम के लोगों को उन नए मेंबर से इंट्रोड्यूस करती है। वो उन्हें चेल्सी से मिलाती है जो कि काफ़ी खतरनाक है। दैट्स ऑल वी नो। बाकी उसकी पावर्स के बारे में हमें बाद में मालूम पड़ेगा। और उसके बाद वो दूसरा यानी कि उस ऑर्गेनिक इंपेरियल आर्म से उसे इंट्रोड्यूस कराती है, और वो बताती है कि इसका नाम सुसुनो है और वो उसका नया इंपेरियल आर्म है, और वैसे उसके मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया होता। ये फाइटिंग के साथ साथ घर के सारे काम भी कर सकता है, जैसे कि खाना बनाना और कपड़े धोना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी ओर कैसल में येगर्स की टीम डॉक्टर को ढूंढ रही होती है, और जब वो लोग उसके लैब में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वहां पर नहीं है, और उसके साथ ही उसके सारे के सारे एनहांस्ड सोल्जर्स भी वहां पर नहीं है, और सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी वहीं मौजूद है, जिससे कि एस्डेथ समझ जाती है कि डॉक्टर कहीं पर भागा नहीं है बल्कि उसे मार दिया गया है। और ये सुनने के बाद सिरियो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि कैप्टन ओगर के बाद डॉक्टर स्टाइलिश था जिससे कि वो अपना एक फैमिली मेंबर मानती थी, पर अब वो भी नहीं रहा, और वो इसके लिए नाइट्रेट्स को दोष देती है, और वो कहती है कि उन लोगों को वो छोड़ेगी नहीं। इसके बाद कि एस्डेथ सिरियो को गले लगा लेती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पेन को अच्छी तरीके से समझती हूँ, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें उन लोगों को मारने का मौका जरूर दूंगी। जिसके बाद की सीन चेंज होता है और हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं, और अकामे कहती है कि एम्पायर में आर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है, और इसीलिए उन्हें भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं जीत पाएंगे। और जिस पर कि बॉस उन्हें कहती है कि ये लास्ट बार है, और इसके बाद हमें किसी तरह का रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, और इसके लिए हमें ट्रेनिंग करके खुद को और भी स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि हमें और टीम मेंबर्स नहीं मिलने वाले, और वैसे भी रेवोल्यूशन अब काफी नजदीक है, और इसलिए हमें एक साथ मिलकर काम करते रहना होगा ताकि हम सभी इस रेवोल्यूशन के आखिर तक जिंदा रह सके। और तभी हम लोगों को चेल्सी के पावर के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि वो किसी भी रूप में खुद को बदल सकती है, चाहे वो इंसान हो या फिर किसी जानवर का रूप हो, और उसके इंपेरियल वेपन का नाम है गाया फाउंडेशन। और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को माउंटेन में ट्रेन करते हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं, और वो लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। पर चेल्सी कहती है कि वो लोग अभी भी जिस पावर लेवल पर है वो काफी नहीं है, उन्हें और भी स्ट्रांग होना होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे, जैसे कि उनके बाकी मेंबर्स मारे गए थे। जिसके बाद की माइंड सोचती है कि वो चेल्सी से बदला लेगी, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाती रहती है, और वो इसीलिए लबाक और तासुमी को किसी प्लान पर काम करने के लिए कहती है। और लबाक तासुमी को कहता है कि वो चेल्सी को जाकर उसे डराए जब वो बात ले रही हो। वैसे तासुमी को यह प्लान कुछ ठीक नहीं लगता है, पर उसके पास कुछ और ऑप्शन होता भी नहीं है, और इसीलिए वो इनकर्शियो का यूज करके उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो देखता है कि वो चेल्सी नहीं है बल्कि सुसुनो है, और उसे तात्सुमी के ऑरा से पता चल जाता है कि कोई उसके पीछे है। और वो तात्सुमी को कहती है कि भले ही तुम खुद को छिपा लो, पर कोई भी तुम्हें तुम्हारे ऑरा से ढूंढ लेगा, और इसीलिए तुम्हें अपने ऑरा को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। जिसके बाद की तात्सुमी कहता है कि ठीक है, वो इस पर भी ध्यान देगा। और तब बाद में तात्सुमी को यह पता चलता है कि एक्चुअल में वो सुसुनो नहीं है बल्कि वो चेल्सी ही है, पर उसने खुद को बदल लिया था, और उसने सबको इसीलिए सतर्क रहने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी पुरानी टीम भी इसी वजह से मारी गई थी। और जिसके बाद की तात्सुमी उसकी एडवाइस देने के लिए उसे थैंक्स कहता है, पर चेल्सी उसे कहती है कि अगर मैंने अगली बार तुम्हें पकड़ लिया मुझ पर जासूसी करते हुए तो मैं तुम्हारा काट दूंगी। क्या काट दूंगी वो तुम समझ लो खुद। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग ये दिखाया जाता है कि कुछ अजीब से खतरनाक मॉन्स्टर्स अचानक से टनल में काम कर रहे लोगों पर अटैक करने लगते हैं, और वो उन सभी को जिंदा चबाने लगते हैं। क्या जिंदा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट करो थोड़ा सा, नहीं तो चैनल ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम लोग एम्परर के मुंह से सुनते हैं कि नई येगर्स पुलिस की वजह से उनको सिटी के आउटस्कर्ट्स में गुंडों का हमला अब कम हो चुका है, और साथ ही नाइट्रेट से केसेस भी अब लगभग कम ही हो चुके हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर एस्डेथ को कहता है कि उसने सुना है कि कुछ डेंजर बीस्ट लोगों पर हमला कर रहे हैं। एस्डेथ कहती है कि ऐसे तो डेंजर बीस्ट लोगों के इतने नजदीक नहीं आते हैं, पर ये वाले डेंजर बीस्ट तो लोगों को जिंदा चबा रहे हैं। और तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो उन डेंजर बीस्ट का सफाया करे, और साथ ही वो कुछ डेंजर बीस्ट उसके लिए पकड़ कर लेकर आए, क्योंकि वो उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। और हम देखते हैं कि येगर्स की टीम कुछ लोगों को उन डेंजर बीस्ट से बचाती है।
और साथ ही एज़ेथ उनमें से कुछ डेंजर बीस्ट को फ्रीज करके उन्हें कैपिटल ले जाती है। वैसे तो मुसाफिर लोगों को बॉल्स ने बचाया होता है, पर वो लोग उसी से डर रहे होते हैं। वेव बॉल्स को कहता है कि तुमने उन लोगों की जान बचाई, पर वो लोग तुम्हें ही गलत समझ रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। आखिरकार वो लोग तुम्हारे लुक्स पर कैसे जज कर सकते हैं। पर तभी कुरो में वेव को याद दिलाती है कि उसने भी पहली बार बॉल्स को उसके लुक्स पर ही जज किया था। बॉल्स कहता है कि वो एक एग्जीक्यूशनर था और साथ ही उसने कई इनोसेंट लोगों को मौत की घात उतारा है और इसीलिए उसे एक तरह से उसके किए का फल मिल रहा है। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को उसके काम के बारे में पता है और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी ओर हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं और वहां पर ताश के बाद कि वो लोग अपने नए बेस पर जा पहुंचते हैं जो कि लगभग उनके पुराने बेस जैसा ही लग रहा होता है। और वहां पर उनकी बॉस उन्हें उन डेंजर बीस्ट के बारे में बताती है। वो उन्हें कहती है कि क्या हमें उन्हें मारना चाहिए क्योंकि ये काम वैसे तो ईगर्स और कैपिटल आर्मी का है, पर वो लोग कहते हैं कि उन्हें इस काम को जरूर करना चाहिए वरना बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। और वो फैसला करते हैं कि वो लोग रात को अटैक करेंगे ताकि उनका सामना ईगर्स के साथ ना हो। और दूसरी ओर एज़ेथ को पता चलता है कि वो डेंजर बीस्ट एक्चुअल में इंसान थे एक टाइम पर और किसी ने उन्हें ऐसा बना दिया है। और वो लोग शक करते हैं कि या तो ये किसी अनजान आदमी ने किया है उसके इंपेरियल आर्म का यूज करके, या फिर ये डॉक्टर स्टाइलिश के एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है क्योंकि पॉसिबल है कि डॉक्टर स्टाइलिश के मरने या फिर गायब होने के पीछे भी इन्हीं का हाथ हो। जिसके बाद की दूसरी ओर नाइट्रेट्स अपने मिशन पर निकल पड़ता है और रास्ते में जाते वक्त तात्सुमे लबा को पूछता है कि मैंने नोटिस किया है कि बॉस को हर कोई बॉस बुलाता है पर तुम उसे नाजेंडा कह के बुलाते हो, ऐसा क्यों? तब लुबाक तात्सुमे को अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो उसे कहता है कि वो एक्चुअल में कैपिटल में एक रिच पर्सन का बेटा था और उसके और 3 भाई थे और उसे वो हर चीज मिल जाती थी जो उसे चाहिए थी और उसके साथ ही वो हर काम में अच्छा था, पढ़ाई से लेकर सब कुछ। पर तभी नाजेंडा की ड्यूटी उनकी कैपिटल में लग जाती है और उसे देखकर लबाक को उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो उसके आसपास रहने के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और वो अपनी काफी मेहनत करके अपनी रैंक्स को बढ़ाता है आर्मी में ताकि वो नजेंडा के और नजदीक आ सके और उसके साथ साथ रह सके। और जब नजेंडा ने आर्मी को छोड़ा तो लबाक ने खुद को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और अपनी आर्मी को छोड़कर वो भी उसके साथ चला आया और वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे लगता है कि शायद नजेंडा ऐसा फील नहीं करती है उसके लिए। लबाक की लव स्टोरी तात्सुमे के दिल को छू जाती है और वो उसे कहता है वो भाव देगी भी कैसे, पहले तुम अपने छिछोरेपन और ठरकीपन से बाज तो आ जाओ। Checking out hot chicks and being in love are two totally different things. What the hell's wrong with you? See, that's why she doesn't love you back. You don't know. इसके बाद ये तात्सुमे माउंटेन्स के ऊपर चला जाता है ताकि वो वहां पर से बीस्ट को ढूंढ सके और लबाक नीचे नजर रखता है। उसी टाइम रात को एज़ेथ भी पेट्रोलिंग पर निकली होती है और उसे कोई माउंटेन पर दिखता है और वो उसे डेंजर भी समझकर उसे मारने के लिए नीचे उतर जाती है। पर वो देखती है कि ये तो तात्सुमे है और तभी वहां पर एक और तरह का डेंजर बीस्ट आ जाता है। तभी तात्सुमे सोचता है कि यही सही मौका है एज़ेथ से बचकर भागने का, पर एज़ेथ उस बीस्ट को एक ही झटके में खत्म कर देती है और तात्सुमे के वहां से भागने का प्लान खराब हो जाता है। और तभी एज़ेथ तात्सुमे को गले लगा लेती है और वो उसे कहती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर कि वो बहाने बनाते हुए कहता है वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसीलिए वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को परखने के लिए आया है। वो उसे पूछती है कि क्या उसने रेवोल्यूशन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जिस पर कि तात्सुमे कहता है कि नहीं फिलहाल तो नहीं किया पर वो जल्दी करेगा। कि तभी एज़ेथ को वहां पर किसी और के होने का पता चलता है और वो उस आदमी को खुद को शो करने के लिए कहती है और वो आदमी खुद को शो करता है और उसकी बातों से लग रहा होता है कि उन लोगों को मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। जिसके बाद कि एज़ेथ उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। तभी वो अननोन आदमी किसी तरह का एक इंपेरियल आर्म का यूज करता है और वो उन्हें एक आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है जहां पर कि तात्सुमे और एज़ेथ इस बात को टेस्ट करते हैं कि कहीं वो लोग इल्यूजन में तो नहीं है, पर वो लोग सच में टेलीपोर्ट हुए होते हैं। जिसके बाद कि एज़ेथ सोचती है कि ये उनके लिए एक तरह से डेट जैसा है। ये तभी वहां पर एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है जो कि देखने में लगभग डॉक्टर स्टाइलिश जैसा ही लग रहा होता है। तभी वहां पर उस बड़े से बीस्ट और एज़ेथ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो उस पर लगातार हमला करती है और तात्सुमे अपने फाइनल मूव से उस बड़े बीस्ट को खत्म कर देता है और इससे एज़ेथ उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। कि तभी वहां पर एक और उस जैसा मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर एज़ेथ एक बड़ा सा आइस का पीस गिरा देती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तात्सुमे एज़ेथ के पावर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि अकामे ने ये तो कहा था कि वो एज़ेथ का सामना करेगी, पर आखिरकार वो कैसे इतने पावरफुल बीइंग का सामना कर पाएगी। जिसके बाद कि वो लोग उस आइलैंड का जायजा लेते हैं और एज़ेथ तो उस टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय करती है
और बाद में एस्टेथ कहती है कि क्यों ना थोड़ा और टाइम स्पेंड किया जाए यहाँ पर। तात्सुमी कहता है कि आखिरकार तुम इतने कूल कैसे रह सकती हो, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर हैं। जिस पर कि एस्टेथ कहती है उसे पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं और उसे लगता है कि यहाँ से निकलने का एक तरीका है और वो है वो टेलीपोर्टेशन गेट, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उस गेट की हेल्प से वापस उसी जगह पर वापस जा सकते हैं जब वो टेलीपोर्टेशन गेट वापस खुले। और उस दौरान वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एस्टेथ तात्सुमी को पूछती है कि उसने स्वॉर्ड चलाना कहाँ से सीखा। वो उसे कहता है कि उसके गांव में एक वेटरन था और वो काफ़ी अच्छा था स्वॉर्ड चलाने में और उसने उसी के अंदर ट्रेनिंग ली थी और उसने स्वॉर्ड चलाने के साथ साथ और भी कई सारे स्किल्स को सीखा ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। और जिसके बाद की यानी कि तात्सुमी एस्टेथ को उसके पास्ट के बारे में पूछता है। एस्टेथ उसे बताती है कि वो नॉर्थर्न बॉर्डर के एक ट्राइब से बिलोंग करती है और वो ट्राइब एक हंटिंग ट्राइब है और वो उसे बताती है कि उसके डैड वहाँ के ट्राइब के चीफ थे और वो हमेशा कहते थे कि उसे स्ट्रांग बनने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम जिंदा रहोगे, वरना वीक्स का स्ट्रांग्स के हाथों मरना तय है। जैसे कि उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो एस्टेथ को कहते हैं कि उसकी मॉम की डेथ इसीलिए हुई क्योंकि वो वीक थी और उसके डैड को भी ये समझ में आ जाता है कि एस्टेथ काफ़ी अलग है, क्योंकि चाहे उसे कोई भी काम दिया जाए और चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो या दिल दहलाने वाला क्यों ना हो, पर वो कभी भी उसे पूरा करने से चूकती नहीं है। और जब वो एक दिन हंट करके वापस लौटती है तो वो देखती है कि उनका पूरा का पूरा ट्राइब तबाह हो चुका है और उसके डैड मरने के कगार पर होता है और ऐसा एक दूसरे ट्राइब ने किया होता है। वो उनसे नहीं लड़ पाए क्योंकि उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। पर उसके डैड एस्टेथ को कहते हैं कि उसका ऐसा हाल इसीलिए हुआ क्योंकि वो वीक था और यही से एस्टेथ को अपना वो प्रिंसिपल समझ में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं और वीक मारे जाते हैं। और तात्सुमी उससे पूछता है कि क्या वो उसे उसका इंपेरियल आर्म दिखा सकती है और वो तात्सुमी को कहती है कि हाँ जरूर। उसे बताती है कि बहुत सालों पहले जब वो अपने लिए एक इंपेरियल आर्म सिलेक्ट कर रही थी तब इंपेरियल आर्म को ढूंढते हुए उसे एक इंपेरियल आर्म के बारे में पता चला जो कि एक ब्लड टाइप आर्म था और वो प्राइम मिनिस्टर उसे कहता है कि ये ब्लड को इवन टेस्ट करते ही लोग अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देते हैं। पर एस्टेथ कहती है कि उसे लगता है कि ये इंपेरियल आर्म उसी के लिए बना है, जिसके बाद कि वो उस पूरे ब्लड को पी लेती है और वो ब्लड एक आइस मॉन्स्टर का था जिसके पास के आइस को कंट्रोल करने की पावर थी। और उसे पीने के बाद एस्टेथ का माइंड भी अपने आपाक होने लगता है, पर फिर भी वो उसे पावर को कंट्रोल कर लेती है और फाइनली उस इंपेरियल आर्म को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि वो इंपेरियल आर्म उससे छीना नहीं जा सकता क्योंकि वो उसकी रगों में बह रहा है। तात्सुमी पूछता है कि क्या वो उस मॉन्स्टर ने उसे काम कराया, यानी कि लोगों को टॉर्चर करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहती है कि नहीं मुझे तो करने में मजा आता है। तात्सुमी सोचता है कि वो ऐसे किसी इंसान को उसके साथ काम करने के लिए मना नहीं सकता। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग उस आदमी को देखते हैं जिसने उन दोनों के यहाँ पर इस आइलैंड पर टेलीपोर्ट किया था और तब हमें उसके बातों से मालूम पड़ता है कि वो एक्चुअल में मिनिस्टर का बेटा है। वो इंपेरियल आर्म को एक्टिवेट करके उस पोर्टल को वापस से खोल देता है और दूसरी ओर दोनों सोचते हैं कि वो किसी डेंजर बीस्ट पर सवार होकर कैपिटल तक वापस पहुंच जाएंगे। और एस्टेथ एक बीच को पकड़ने के लिए जाती है कि तभी वो पोर्टल खुल जाता है और वो एस्टेथ को कहता है कि वो गेट वापस से खुल गया है और वो अंदर जा रहा है। और जब एस्टेथ उस पोर्टल की हेल्प से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि तात्सुमी वहां से जा चुका होता है और वो कहते हैं कि हम फिर जरूर मिलेंगे तात्सुमी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड या अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम लोग एक इविल मर्चेंट को देखते हैं जो कि लोगों के एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की वजह से अब काफी अमीर हो चुका है और साथ ही वो काफी ज्यादा लालची भी होता है और उसे लोगों को एक्सप्लॉइट करने में मजा आता है। तभी वहां पर चेल्सी आ जाती है और वो उसके एक मेड का भेस बदल कर आई होती है और वो उस मर्चेंट को तुरंत वहीं पर मार देती है। जिसके बाद की येगर्स वहां पर पहुंच जाते हैं उस मर्चेंट को बचाने के लिए, पर वो देखते हैं कि वो मर्चेंट पहले से ही मर चुका है और उन्हें वहां पर चेल्सी और नाइट्रेट्स का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि चेल्सी ने खुद को बचाने के लिए उन कैट्स में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था और वो उन कैट्स में मिल गई और ये बात वापस आकर फाइनली उसके स्किल्स को एडमायर करती है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि लियोने मजाक में कहती है कि शायद एस्टेथ हम पर इतनी बेरहम ना हो जब उसे पता चले कि तात्सुमी हमारे साथ है। पर तभी वहां पर नजेंड आ जाती है और वो उन्हें कहती है
कि उससे कुछ फायदा नहीं होगा, और अगर तुम लोग एजडेथ के खिलाफ लड़ रहे हो तो कोशिश करना कि फुल स्ट्रेंथ के साथ ही लड़ो। जिसके बाद कि तासुम नजंडा को उसकी एज पूछता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा तुम बहुत ज्यादा ओल्ड हो, और ये कहने के लिए वो नजंडा से पिटता भी है। और जिसके बाद कि नजंडा उन लोगों को बताती है कि अब उन्हें फर्स्ट स्टेप लेना है रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए, मतलब अब टाइम आ चुका है मेजर स्टेप लेने का। और वो कहती है कि कैपिटल के ईस्ट में एक ऐसा रिलीजन है जिसका नाम है पाथ ऑफ पीस, और साथ ही वो लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और वो लोग रिलीजन को बेसिस लेकर बहुत जल्दी कैपिटल आर्मी के अगेंस्ट जंग छेड़ने वाले हैं, और इसीलिए उन्हें उस टाइम पर एक्शन लेना होगा और उन्हें ये करने के लिए बढ़ावा देना होगा। तासुमी कहता है कि अगर जंग हुई तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, इस पर कि वो लोग उसे बताते हैं कि जैसे नॉर्दर्न ट्राइब इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि वो लोग अकेले ही कैपिटल के अगेंस्ट लड़ने के लिए चल पड़े थे, और ये सेम चीज पाथ ऑफ पीस रिलीजन के साथ भी होगा, यानी कि वो लोग भी मारे जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसका फायदा उठाकर कैपिटल को और मुश्किल में डाल सकते हैं। मतलब जब पाथ ऑफ पीस की आर्मी कैपिटल के खिलाफ जंग छेड़ेगी, ठीक उसी वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी भी वेस्ट से उन पर हमला कर देगी, और वो ठीक यही चीज साउथ के डायरेक्शन से भी करेंगे। तो इससे ये होगा कि कैपिटल को एक ही टाइम पर तीनों डायरेक्शन को संभालना होगा, और जब वो ऐसा करेंगे कैपिटल का मेन कासल डिफेंसलेस हो जाएगा, और ठीक उसी टाइम का वो लोग फायदा उठाकर कैसल या फिर कहूँ प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करके उसे मार देंगे। और उन्हें बताती है कि उनका टारगेट ईस्ट में प्रेजेंट है और उसका नाम है ब्लॉक, और वो उनके लॉर्ड को सर्व करता है, यानी कि कह सकते हैं जो कि उस रिलीजन ग्रुप का हेड है, कि जिसे लोग भगवान जैसे ट्रीट करते हैं। पर ब्लॉक एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर का भेजा हुआ एक स्पाई है जो कि रिलीजियस फाउंडर से उसकी पावर लेना चाहता है, ताकि वो इस बात पर नजर रख सके कि वो रिलीजियस ग्रुप कभी भी कैपिटल के अगेंस्ट ना जाए, और वो उन्हें यानी कि उन फॉलोवर्स को ड्रग से एडिक्ट भी कर रहा है ताकि वो उसके फॉलोवर्स उसके अगेंस्ट ना जाए और उसका उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल हो। मतलब काइंड ऑफ वो आश्रम वेब सीरीज थी ना, हाँ बिल्कुल वैसा ही सीन है। और इसीलिए उन्हें पहले उसे मारना होगा, और साथ ही उन्हें येगर्स को भी रास्ते से हटाना होगा, और जिसके बाद कि वो लोग अपने प्लान के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बाद कि एजडेथ को उनकी टीम का एक मेंबर आकर इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने नाइट रेड्स के कुछ मेंबर्स को देखा है, और जिसके बाद कि एजडेथ अपने पूरे टीम के साथ उन पर अटैक करने के लिए चल देती है। और जब हम लोग नाइट रेड्स की टीम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये उनका एक ट्रैप होता है येगर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और एजडेथ एक तरह से उनके प्लान को भांप लेती है, और वो उनके टीम में से बुल्स, वेव और कुरोमे को अकामे के डायरेक्शन में भेजती है, और वो सिरियू को नजंडा को ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, और वो कहती है कि वो लोग इस बार उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और जिसके बाद कि वो तीनों यानी कि बुल्स, वेव और कुरोमे अकामे के डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी वहां पर रास्ते में उन्हें एक स्केयर क्रो दिखता है। पर ऐसा नहीं लगता कि इसे बनाने वाले के पास कुछ ज्यादा ही टाइम था, मतलब इतना परफेक्ट स्केयर क्रो कौन बनाता है यार, मतलब ऐप्स है यार इसके। और जिसके बाद कि हमें पता चलता है कि एक्चुअल में नाइट रेड्स का ये ट्रैप होता है, और माइन कुरोमे को असासिनेट करने की कोशिश करती है, और कुरोमे उसके अटैक को डॉज कर लेती है। माइन को यकीन नहीं होता कि कोई इस तरह के अटैक को भी डॉज कर सकता है, और तभी वो स्केयर क्रो सुसुरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो स्केयर क्रो सुसुरो ही होता है। ये तभी सोचो इतना परफेक्ट कैसे। और वो कुरोमे पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर वेव उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है, पर उस अटैक में इतनी पावर होती है कि वेव मीलों दूर तक उड़ जाता है। और तभी नाइट रेड्स की टीम वहां पर आ जाती है, और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग उनके ट्रैप में फंस चुके हैं, और जिसके बाद कि उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, और कुरोमे अपने स्वॉर्ड यानी कि अपने इंपेरियल आर्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वो सारे के सारे कॉप्स निकल आते हैं जिन्हें कि वो कंट्रोल कर सकती है, यानी कि वो अपने इंपेरियल वेपन की हेल्प से किसी भी कॉप्स को कंट्रोल कर सकती है। और कॉप्स मतलब होता है मुर्दे, और इवन उसके पास एक बड़ा सा ड्रैगन भी होता है। और जिसके बाद कि अकामे कुरोमे पर
जाता है, जिसके बाद कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि सुसुनो जब भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है तो वो अपने मास्टर की लाइफ एनर्जी को ड्रेन करता है, और 3 बार इस ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने के बाद उसके मास्टर मर जाता है, मतलब मर जाएगा, और जिसके बाद कि वो उस ड्रैगन को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। और दूसरी ओर माइन उस शूटर को हरा देती है, पर तभी एक टोड उसे पकड़ लेता है और कुरोमे कहती है कि ये उसका एक कॉप्स में से एक है जो कि तुम्हें निगल लेगा, और उसके स्टमक एसिड कुछ ही टाइम में तुम्हें मार देगा। और वो टोड उसे निगल लेता है, यानी कि माइन को। और दूसरी ओर तात्सुमी को उन दोनों के साथ फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है, पर चेल्सी तभी उसकी थोड़ी हेल्प करती है। इसके बाद कि तात्सुमी उन दोनों को खत्म कर देता है, और चेल्सी की हरकतों से पता चल रहा होता है कि शायद वो तात्सुमी को पसंद करने लगी है। जिसके बाद कि तात्सुमी कुरोमे के उस बॉडीगार्ड से फाइट करने लगता है, और तभी माइन उस टॉड को मारकर अंदर से बाहर निकलती है, और तभी वहां पर बॉस भी पहुंच जाती है और कुरोमे को उनसे अब फाइट करना ही होगा। और दूसरी ओर फाइनली लियोने और अकामे बॉल्स के बॉडीगार्ड को खत्म कर देते हैं और वो उसके वेपन्स को तोड़ देते हैं। जिसके बाद कि बॉल्स अपने उस वेपन के बैग को हवा में फेंक देता है, और वो अपने ट्रिगर से उसे एक बॉम्ब की तरफ फोड़ देता है, और उसकी चपेट में अकामे और लियोने दोनों आ जाते हैं। तो क्या वो लोग उस अटैक को सर्वाइव कर पाएंगे, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि येगर्स थोड़ा सा ब्रेक ले रहे होते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, और साथ ही हम लोग उन 4 डीमंस में से एक डीमन को देखते हैं जो कि बच गई थी। वेव उससे पूछता है कि वो उनके साथ काफी टाइम स्पेंड कर रही है, तो क्या वो येगर्स को ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर कि वो कहती है कि शायद। और वेव को उस लड़की से डॉक्टर स्टाइलिश की वाइब आ रही होती है। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं, और वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि बुलाक को मारना कैसे है। नजंडा उन्हें कहती है कि वो लोग अपना अटैक उस दिन करेंगे जिस दिन की पाथ ऑफ पीस का सेलिब्रेशन होगा। वो लोग भीड़ में मिलकर कैसल के अंदर घुस जाएंगे, और जिसके बाद कि वो लोग बुलाक को मार देंगे। जिसके बाद कि फाइनली वो लोग एक बार सेलिब्रेट करने लगते हैं, और उसी के साथ सेलिब्रेशन का दिन भी फाइनली आ जाता है, यानी कि अटैक करने का दिन। कैसल के बाहर नजर रख रहे होते हैं, और वो 4th डीमन उन भीड़ में तात्सुमी और माइन को पहचान लेती है कि शायद वो नाइट्रेट्स हैं, और वो दोनों उन लोगों से और उस सोल्जर से बचकर फाइनली सिटी से दूर एक सुनसान एरिया में जा पहुंचते हैं, और वहां पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी दूसरी ओर हम लोग सिरियू को देखते हैं, और उसने उनके लोकेशन को ट्रैक कर लिया होता है, और वहां पर तात्सुमी को भी नोटिस करती है, और वो सोचती है कि शायद तात्सुमी भी अब करप्ट हो चुका है, और जिसके बाद कि वो अपने ढेर सारे वेपन्स निकाल लेती है उन पर अटैक करने के लिए। पर एक सेकंड, मतलब तुम्हारा कहना है कि डॉक्टर स्टाइलिश ने रॉकेट मिसाइल लॉन्चर और पता नहीं क्या क्या बनाया, इवन उसने रडार भी बनाया यार, पर साला ढक्कन टेलीफोन बनाना भूल गया। मतलब सबसे जरूरी चीज बनाना तो भूल ही गया वो, क्योंकि अगर टेलीफोन होता तो उसने अब तक अपने बाकी येगर्स टीम को बुला चुकी होती। खैर क्या करे, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। और जिसके बाद की माइन सडनली गन पाउडर की स्मेल नोटिस करती है, पर तब तक सिरियो मिसाइल चला चुकी होती है, और इसलिए तात्सुमी तुरंत इन कर्शियों में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और वो उन दोनों को उस अटैक से बचाता है। तो तात्सुमी कहता है कि ये जरूर सिरियो होगी, और इसी के साथ माइन को अपना रिवेंज याद आ जाता है, और वो कहती है कि वो इस बार उसे छोड़ेगी नहीं। और जिसके बाद कि वो उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहां पर वो 4th डीमन आ जाती है, और वो उन दोनों पर अटैक करने लगती है, और तात्सुमी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और वो कहता है कि वो इसे संभाल लेगा और वो सिरियू को हैंडल करेगा। और जिसके बाद कि सिरियू उस पर अटैक करती है अपने बिग मिसाइल से, पर माइन उसे अपने एक शॉट से उड़ा देती है, और जिसके बाद कि सिरियू उसे कहती है कि वो उन दोनों को मार देगी जैसे कि उसने उसके दोनों दोस्त को मारा था, यानी कि चेल्सी और शैले को। माइन अपने गन का थ्रोटल चेंज करती है, और वो उसे कहती है कि तुमने कैप्टन ओगर और डॉक्टर स्टाइलिश को ब्लाइंडली फॉलो किया, ये ना देखते हुए कि वो लोग कितने बुरे हैं। और वो कहते हैं कि वैसे भी तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हंसी भी उनसे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और जिसके बाद कि कुरो अपने शेप को चेंज कर लेता है, और वो माइन पर अटैक करने लगता है,
पर माइन कुरो पर काफी सारे अटैक्स करती है और वो कहती है कि उसे इस बार पता है कि कुरो का कोर कहाँ पर है और वो उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है कि सीरियो कुरो को उसके ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए कहती है और कुरो उसके बर्जर मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद कि वो अपने वो लाउड साउंड से अटैक करता है। वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ करना, बट इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड स्पेशली दिस एनिमे, then please give a thumbs up and please like and subscribe this channel, okay? ताकि इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप एंजॉय कर सकें। पर माइन इस बार उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर्ड होती है और जिसके बाद की सीरियो उस पर अटैक करती है और दूसरी ओर कुरो भी अब हील हो चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि कासल में भगदड़ मच गई होती है और वहां पर नाइट रेड्स की बाकी टीम कुरो में और वेव से लड़ रही होती है और दूसरी ओर लब्बाक एस्डेथ से उसकी जान बचाने के लिए कहता है, जिस पर कि एस्डेथ उसे कहती है कि वो इस रूम से किसी भी हाल से बाहर ना निकले। पर डर के मारे लब्बाक अपने बॉडीगार्ड के साथ उस रूम से भाग जाता है। नजेंडा एस्डेथ को कहती है कि वो तुम्हारी बात नहीं माना और इस रूम से बाहर चला गया और अब तक तो मेरे आदमियों ने उसे ठिकाने भी लगा दिया होगा और सच में उन लोगों ने बुल्लाक का काम तमाम कर दिया होता है। और एस्डेथ उसे सामने आने के लिए कहती है, यानी नजेंडा को। नजेंडा कहती है कि भले ही किसी और को उसके पावर का अंदाजा हो ना हो, पर उसे भली भांति है और इसीलिए वो इतनी बड़ी इडियट नहीं है कि वो उसे लड़ने के लिए अकेले सामने आ जाएगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग तात्सुमी को देखते हैं और वो उस डीमन से लड़ने में काफी परेशानी हो रही होती है। वो डीमन तात्सुमी का मजाक भी उड़ाती है और तात्सुमी को फिर से एक बार अपने स्ट्रांग ना होने पर गुस्सा आता है। और हर बार स्ट्रांग होने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, थोड़ी बहुत टेक्निक भी आनी चाहिए ना, वरना ऐसे ही पिटेगा। और जिसके बाद कि तात्सुमी उस बिल्डिंग में जहां पर कि वो लोग लड़ रहे होते हैं उस बिल्डिंग को तोड़ने लग जाता है और वो कहता है कि आज तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और वो डीमन कहती है कि इस तरह से तो तुम हम दोनों को मार दोगे। और फाइनली वो बिल्डिंग ढह जाती है और वो डीमन उसमें दब जाती है एंड ऑब्वियसली मर जाती है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि माइन जमीन पर जख्मी पड़ी होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था और मैं ऐसे तो नहीं मरने वाली। जिसके बाद कि वो अपने गन के थ्रोटल को चेंज करती है और जिसके बाद कि वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए लपक पड़ते हैं। पर माइन अब काफी गुस्से में होती है और वो उसके गन से काफी पावरफुल अटैक करती है, यानी कि पंपकिन से, और जिससे कि कुरो के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इससे पहले कि सीरियो उस पर अटैक कर पाती, माइन उसके भी 2 टुकड़े कर देती है। पर फिर भी सीरियो हंसती रहती है और वो कहती है कि भले ही वो मरने लगे हैं पर उसका भी मरना पक्का है, क्योंकि उसके बॉडी में एक बॉम्ब है, यानी कि एक टाइम बॉम्ब, जो कि काफी पावरफुल है और वो इससे बचकर नहीं भाग सकती। मतलब मैं बोल रहा था ना, इसने सारा दिमाग बम बनाने में लगा दिया, साला टेलीफोन नहीं बनाया, बताओ। और जिसके बाद कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है पर माइन उस एरिया से भागने की कोशिश करती है और ब्लास्ट से बच नहीं पाती और वो उसके चपेट में आ जाती है। पर हम लोग देखते हैं कि माइन एकदम ठीक होती है क्योंकि टाइम पर आकर तात्सुमी ने उसे बचा लिया था। जिसके बाद कि हम लोगों को कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि मिनिस्टर एंड उसके बाकी सब आदमी मिलकर कैपिटल की सेफ्टी के बारे में सोच रहे होते हैं, जहां पर कि जनरल बूडो भी होता है जो कि एस्डेथ की ही तरह बाकी जनरल से भी काफी सुपेरियर जनरल, यानी कि पावरफुल जनरल माना जाता है। और उस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि उसने सोचा है कि वो एक नई टीम बनाए उन नाइट्रेट्स को हराने के लिए और उन सभी को उसके बेटे से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें बताता है कि ये इस नई टीम को कमांड करेगा और इस टीम का मिशन ये है कि ये लोग रेवोल्यूशन आर्मी के लिए काम कर रहे जासूस को मार गिराएंगे। और जिसके बाद कि हमें येगर्स का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि येगर्स को भी अभी स्टैंड बाय पर रखा गया है। और जब येगर्स को मालूम पड़ता है कि एक नई टीम बनाई गई है नाइट्रेट से और रेवोल्यूशनरी आर्मी के खिलाफ, वो समझ जाते हैं कि ये जरूर इसीलिए किया गया है क्योंकि उनके नंबर्स में काफी कमी हो गई है, यानी कि उनके कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। और जिसके बाद कि कुरो में सडनली बेहोश हो जाती है और उनकी टीम को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। जिसके बाद कि हम लोग लब्बाक एंड तात्सुमी को देखते हैं और वो लोग कैपिटल में होते हैं और वो देखते हैं कि कैपिटल में अब सोल्जर्स की संख्या बढ़ने लगी है। एक तरह से कह सकते हैं कि जंग के मैदान में तब्दील हो रहा है और वो लोग एक्चुअल में कैपिटल में इसीलिए आए होते हैं ताकि वो उनके एक खबरी से मिल सके और वो उन्हें कैसल के अंदर घुसने में उनकी हेल्प करेगी। और इसके साथ ही हो सकता है पॉसिबली वो उस मिनिस्टर को भी मार दे ताकि वो लोग वार को अवॉइड कर सके और कम से कम लोगों को खतरा हो। लब्बाक तात्सुमी को पूछता है कि वैसे तुम्हारे और माइन के बीच क्या चल रहा है, मुझे सब पता है। वैसे तात्सुमी कहता है कि क्या मतलब है, क्या चल रहा है, वैसे तो कुछ भी नहीं है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वहां पर उनकी खबरी आ जाती है और वो लोग उनसे पूछते हैं कि वो एक
हाई क्लास वुमेन है, देन वो उनका साथ क्यों दे रही है? वो कहती है कि उसके डैड और उसके मॉम को मिनिस्टर ने जेल में डाल दिया झूठे इंतजाम में, और इसीलिए वो उन्हें छुड़ाना चाहती है। और वो उन्हें कहती है कि उसके जैसे ही कई और हाई क्लास लोग भी उनके इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और जिसके बाद कि वो उन्हें कैसल के अंदर लेकर जाती है। और वहां पर वो जैसे ही उन लोगों को सिग्नल देती है डोर को खोलने के लिए, पर कोई भी आदमी उस डोर को नहीं खोलता है। देन वो लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर ब्लड भी है, और वो लोग उस जगह को देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो सब लोग मारे जा चुके हैं, और वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। और तभी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की आवाज आती है पीछे से, और वो कहता है कि मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रहा था। और जिसके बाद कि वो तासुमी को नोटिस कर लेता है, और वो कहता है कि हाँ, तो तुम थे उस दिन जनरल एस्टेथ के साथ, जिसे कि मैंने उस आइलैंड पर टेलीपोर्ट किया था। और तासुमी समझ जाता है कि उन वियर्ड से डेंजर बीस्ट के पीछे भी इसी का हाथ था, और वो उसे ये सब करने का रीजन पूछता है। और वो कहता है कि उसे तो बस अपना बोरियत दूर करना था, और इसीलिए उसने ये सब किया। और ये सुनते ही तासुमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और तभी वहां पर सडनली एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, और वहां पर जनरल बूडो उनके सामने आ जाता है, और वो कहता है कि वो तासुमी को हैंडल करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लबाक एंड तासुमी जाकर उस कैसल के अंदर जा पहुंचते हैं, और इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जनरल बूडो तासुमी के साथ फाइट करने लगता है, और लबाक उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहां पर सियुरा उसे रोक लेता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा। और वो उस पर सडनली अटैक करना स्टार्ट कर देता है हर डायरेक्शन से, और लबाक को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर रहा है। तब सियुरा उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, और ये कहकर उसने साबित कर, मतलब क्यों बता रहा है यार उसे सीक्रेट। और वो उसे अपने इंपेरियल आर्म के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसका नाम शंबाला है, और इसकी हेल्प से वो हर जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहां पर उसने अपने मार्क्स को छोड़े हो। और वो कहता है कि पहले मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाता था, यानी कि वो पहले ज्यादा मार्क्स को सेट नहीं कर पाता था, पर फिर उसे एक एनहांसमेंट ड्रग मिला, और इसकी हेल्प से वो अब चाहे तो कई सारे गेट्स को सेट कर सकता है। और इस तरह से उसने पूरे कैसल में उन टेलीपोर्टेशन गेट्स को सेट कर रखा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो कैसल में किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है, यानी कि लबाक का उससे बच पाना मुमकिन नहीं है। पर लबाक सोचता है कि शायद अगर वो ग्राउंड से ऊपर यानी कि एयर में चला जाए तो शायद उस पर वो अटैक नहीं कर पाएगा। पर वो उसे सरप्राइज देते हुए वहां पर भी पहुंच जाता है, और वो उस पर अटैक करता है, यानी कि वो हवा में भी अपने मार्क्स को छोड़ सकता है। और सियुरा कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी भागने नहीं दूंगा। जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि तासुमी बूडो के साथ फाइट कर रहा होता है, और बूडो तासुमी को उसका नाम पूछता है, और वो उसे अपने नाम बताता है। और जनरल बूडो उसकी स्किल्स को एडमायर करता है। वो कहता है कि तुम इतनी कम एज में भी काफी अच्छा लड़ लेते हो, पर तुमने लड़ने के लिए गलत साइड चुना है। और जिसके बाद की तासुमी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर बूडो उस पर अपने ट्रम्प कार्ड यूज करता है, और वो उस पर एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करता है, और तासुमी उस लाइटनिंग स्ट्राइक को झेल नहीं पाता है। और दूसरी ओर लबाक तासुमी की मदद करने के लिए कोशिश करता है, पर वो लड़की यानी कि उनकी खबरी जो कि उनको लेकर कैसल के अंदर आई थी, वो उसे पकड़ लेती है और सियुरा के हवाले करने लगती है। और वो सियुरा को कहती है कि बदले में वो उसके मॉम डैड को छोड़ दे। और जिसके बाद की सियुरा उस लड़की को ही मार देता है। वो कहता है कि मैंने किसी को भी इंटरफेयर करने से मना किया था। जिसके बाद की लबाक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बेकार में उन मासूम लोगों को मार रहा होता है। और वो कहता है कि अब बस हुआ, और वो अपने क्रॉसटेल की हेल्प से उसके हाथ को काट देता है, और वो उसके हाथ से उसका इंपेरियल आर्म भी ले लेता है। वो कहता है कि जब वो उससे फाइट कर रहा था तब उसने अपने क्रॉसटेल को उसके टेलीपोर्टेशन गेट्स में बिछा दिया था, और इसी वजह से अब उसके पास बहुत ही कम क्रॉसटेल बचा रह गया है। पर तभी वो लड़की लबाक पर चाकू से हमला करती है, और वो उसके मॉम डैड को छोड़ने के लिए कहती है। पागल लड़की, मतलब उस आदमी ने तेरा गला काट दिया फॉर नो रीजन, और तुझे लग रहा है कि तेरे मॉम डैड जिंदा होंगे जो कि जेल में थे और उन्हें सजा मिली थी यार। और लबाक पर अटैक करने के बाद वो मर जाती है, और उस अटैक की वजह से लबाक के हाथ से वो इंपेरियल आर्म गिर जाता है, और वापस से सियुरा उसे पिक कर लेता है। और सियुरा अपने वेपन का ट्रम्प कार्ड यूज करता है, और अपना ट्रम्प कार्ड यूज करके वो लबाक को एक अलग डिमेंशन में भेज देता है, और वो कहता है कि तुम यहाँ से अब कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। पर लबाक क्रॉसटेल की हेल्प से सियुरा को भी उस डायमेंशन के अंदर खींच लेता है, और वो देरी ना करते हुए उस पर अपने स्पीयर से अटैक करके सियुरा को मार देता है। और ऐसा होते ही वो डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं, और वो लोग हवा से गिरने लगते हैं। और खुद को बचाने के लिए अब लबाक के पास क्रॉसटेल भी खत्म हो चुका होता है। और आखिरी टाइम में वो अपनी टीम को याद करता है, और उन एजेंटा को सॉरी कहता है।
कि वो उसका साथ बस यहीं तक दे सका, और जिसके बाद कि वो स्पीयर पर आ गिरता है और लबाक फाइनली मर जाता है। और उन लोगों ने तात्सुमी को भी बंदी बना लिया होता है। बूडो स्यूरा की मौत जाकर प्राइम मिनिस्टर यानी कि उसके पापा को बताता है। वो पहले थोड़ा दुखी होता है और फिर कहता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम एक नाइट्रेट का मेंबर तो मारा गया। और इससे तुम समझ ही सकते हो कि उसमें कितनी ही इंसानियत है। और दूसरी ओर नाइट्रेट्स के बाकी मेंबर्स को मालूम पड़ता है कि लबाक मारा जा चुका है और तात्सुमी को वो लोग अगले दिन सबके सामने मौत की सजा देने वाले हैं। और जिसके बाद कि हम लोग नाइट्रेट के बाकी मेंबर्स को देखते हैं और माइन कहती है कि वो तात्सुमी को बचाने के लिए जाएगी। अकामे कहती है कि एक ट्रैप है। माइन कहती है कि उसे पता है कि एक ट्रैप है, पर फिर भी वो उसे बचाने के लिए जाएगी। अकामे उसे कहती है कि माइन अब तुम काफी बदल चुकी हो, और वो कहती है कि ठीक है, अगर वो उसे बचाने के लिए जा रही है देन वो भी उसके साथ चलेगी। और लियोने भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। और नजेंडा कहती है कि तो ठीक है, हम सभी लोग उसे बचाने के लिए जाएंगे। और दूसरी ओर हम लोग तात्सुमी को देखते हैं और वो जेल में होता है और वहां पर एस्डेथ उससे मिलने के लिए आई होती है। और वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम नाइट्रेट्स के पार्ट थे। और वो उसे कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हें पनिश करने के लिए आई थी, पर तुम्हें देखकर मैं अपना सारा गुस्सा भूल गई। और वो कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो उसे ज्वाइन कर ले। पर तात्सुमी उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। और एस्डेथ कहती है कि तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर याद रखना कि तुम्हारी जान कोई और नहीं बल्कि मैं ही लूंगी। जिसके बाद कि हम लोग वेव को देखते हैं और कुरोमे को पूछता है कि आखिरकार एस्डेथ तात्सुमी को क्यों मारना चाहती है। वो तो उससे प्यार करती है। जिस पर कि कुरोमे कहती है वो उसे इसीलिए मारना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मतलब अभी समझाता हूँ। उसका कहना है ये है कि वो नहीं चाहती कि उसकी मौत किसी और के हाथ हो और इसीलिए वो उसे मारना चाहती है। और यही चीज ठीक कुरोमे और अकामे के साथ भी है, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं पर वो नहीं चाहते कि किसी और के हाथों उनकी मौत हो और इसीलिए वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अगले दिन सभी लोगों के सामने तात्सुमी को प्रेजेंट किया जाता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। और मुझे एक बात बताओ यार, मैं मानता हूँ कि उस टाइम पर नेटफ्लिक्स या फिर GTA नहीं होता था, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग एग्जीक्यूशन देखने जाओगे। खैर, वहां पर सभी लोग होते हैं और मैजिस्ट्रेट सभी को अपना भाषण देता है और वो एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से देख नहीं पाता क्योंकि वहां पर मिनिस्टर और वो दोनों चले जाते हैं। और इसके बाद कि एस्डेथ तात्सुमी को मारने के लिए जाती है कि तभी वहां पर माइन अटैक करती है और वहां पर नाइट्रेट्स की पूरी टीम आ जाती है और अकामे कैसल में जाकर तात्सुमी का वेपन लेकर आती है। और जिसके बाद कि बूडो लियोने और माइन पर अटैक करता है और दूसरी ओर एस्डेथ सू एंड नजेंडा के साथ फाइट करती है। और एस्डेथ को सुसुनो के साथ फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है और वो सुसुनो के हर वार को यानी अटैक को डॉज कर रही होती है। जिसके बाद कि वो सुसुनो को फ्रीज कर देती है और जिसके बाद कि फाइनली नजेंडा को अपना लाइफ फोर्स यानी कि अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ता है और वो सुसुनो को उसका ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए कहती है। तो जिसके बाद कि सुसुनो अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर फिर भी एस्डेथ को हराने में वो कैपेबल नहीं होता है। और दूसरी ओर लियोने जनरल बूडो को पकड़ लेती है और माइन को उस पर शूट करने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खुद को रिजेनरेट कर लेगी, पर जनरल बूडो लियोने को शॉक देता है और जिससे कि लियोने के मसल्स जाम हो जाते हैं और वो उस पर अटैक नहीं कर पाती है। और जनरल बूडो माइन पर अटैक करने स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि यहाँ से तुम में से कोई भी वापस नहीं जाने वाला बचकर। जिसके बाद कि वो अपने अल्टीमेट मूव या फिर कहो उसके ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए जाता है। और माइन कहती है कि वो अपने पहले ही कई सारे दोस्तों को खो चुकी है और अब वो किसी और फ्रेंड को नहीं खोने वाली। और जिसके बाद कि बूडो अपनी फाइनल लाइटनिंग स्ट्राइक यानी फोर्स से उस पर अटैक करता है और माइन भी अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर उस पर अटैक करती है और वो इतना पावरफुल अटैक होता है कि माइन का गन इवन क्रैक हो जाता है और इवन आसमान से भी उसके अटैक को देखा जा सकता था। और इस अटैक के चपेट में आकर जनरल बूडो का तंदूर बन जाता है। इन सिंपल वर्ड फिनिश। इसके बाद की माइन नीचे गिरने लगती है और तात्सुमी उसे बचाता है क्योंकि अकामे ने उसे कैद से आजाद कर दिया था। और दूसरी ओर नजेंडा कहती है कि उनका काम हो गया है और इसीलिए उनके बेस पर वापस जाने का टाइम आ चुका है। पर एस्डेथ कहती है कि वो तात्सुमी को नहीं जाने देगी और सुसुनो उसे रोकने की कोशिश करता है। पर एस्डेथ अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करती है और वो टाइम को फ्रीज कर देती है। मतलब साला भी टाइम को भी फ्रीज कर सकती है। और वो नजेंडा और सुसुनो को बताती है कि हाल ही में उसने ये ट्रम्प कार्ड को यूज करना सीखा और जिसके बाद की सुसुनो के कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर नजेंडा उसे रिवाइव करने के लिए उसे अपनी लाइफ फोर्स देती है 3rd टाइम और उससे सुसुनो खुद को फिर से रिजेनरेट करने लगता है। और एस्डेथ ये देखकर चौंक जाती है और तात्सुमी कहता है कि वो सुसुनो की हेल्प करेगा एस्डेथ से लड़ने में, पर सुसुनो उसे मना करता है क्योंकि उनका यहाँ पर आने का मकसद ये नहीं था।
और वो उन सबको अलविदा कहता है। और वो कहता है कि उनके साथ बिताए हुए पल उसके सबसे अच्छे पल थे, उनके साथ रहने में उन्हें काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद कि वो लोग वहां से जाने लगते हैं और सुसुनो उनके पीछे एज़डेथ को जाने से रोकता है और एज़डेथ सुसुनो को एडमायर करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा नाम जरूर याद रखूंगी, पर एज अ वेपन की तरह नहीं बल्कि एज अ वॉरियर की तरह। और दूसरी ओर हम लोग तासुमी को देखते हैं और वो माइन को लेकर बेस की ओर जा रहा होता है और माइन उससे नीचे उतारने के लिए कहती है और वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा साथ बस यहीं तक दे सकती थी। जिसके बाद कि वो तात्सुमी से अपने प्यार को कन्फेस करती है और वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और तात्सुमी को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था उसे बचाने के लिए। और वो दोनों फाइनली किस करते हैं और तात्सुमी को कहती है कि उसके बाद वो लोग जरूर उसके मकसद को कामयाब करें। और ये कहने के बाद ही उसकी डेथ हो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि माइन की डेथ हो जाती है और इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि तात्सुमी उन लोगों से कहता है कि वो लोग आखिरकार उसे बचाने के लिए क्यों आए। अगर वो नहीं आते तो शायद माइन और सुसुनो अभी जिंदा होते। जिस पर कि नजेंडा कहती है कि तुम्हें बचाना हमारा फर्ज था और तुम्हें बचाने का एक और ये रीजन भी था कि अगर तुम्हें सबके सामने मार दिया जाता तो वो सभी लोग जो कि रेवोल्यूशन आर्मी के साथ हैं उनका हौसला टूट जाता और इसीलिए उन्हें सामने आना पड़ा। और हाँ, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सुसुनो के 3 बार ट्रम्प कार्ड यूज करने के बाद भी नजेंडा जिंदा कैसे है, और नजेंडा भी खुद से ठीक यही सवाल पूछती है और वो सोचती है कि शायद नजेंडा को बचाने के लिए सुसुनो ने अपनी खुद की लाइफ फोर्स को यूज किया होगा, ना कि नजेंडा की लाइफ फोर्स को। और जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि अब कैपिटल के अंदर लोगों ने राइट्स एंड स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है और मिलिट्री के लिए अब उन्हें संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी ओर एज़टेक रेवोल्यूशन आर्मी के एक टुकड़ी से लड़ रही होती है और उसे इस फाइट में लड़ने में काफी मजा आ रहा होता है। और तभी एक सोल्जर मैजेस्टी के पास जाकर ये बताता है कि उनका कैपिटल अब तीनों तरफ से घिर चुका है और लोगों ने अब राइट्स पर उतर आए हैं। और मैजेस्टी ये सोचता है कि क्या वो एक अच्छा राजा नहीं बन सका, आखिरकार प्रॉब्लम कहां पर हुई। बताओ, उसे अभी तक यही नहीं पता कि प्रॉब्लम कहां पर हुई। खैर, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि एक बच्चा है और एक बच्चे से मैं क्या ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, राइट। जिसके बाद कि मिनिस्टर वहां पर आ जाता है और वो बाकी सब लोगों को डांटने लगता है और वो कहता है कि तुम मैजेस्टी को फोकट में ही टेंशन दे रहे हो। और वो उस रूलर को कहता है कि ये लोग पागल हैं जो कि हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं समझते हैं कि हमने जो भी किया है ये उनकी भलाई के लिए ही किया है। और इसीलिए अब टाइम आ गया है कि एज अ रूलर अब आप इन सभी लोगों को बताएं कि इस जगह का लीडर कौन है, यानी कि अब अपनी ट्रू पावर्स को शो करें। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि कैपिटल की आर्मी और कई सारे रेवोल्यूशन आर्मी के मेंबर्स को मारकर लटका दिया होता है टू सेट देम एज एन एग्जाम्पल। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर तासुमी और अकामे भी होते हैं और अकामे नोटिस करती है कि उन कॉप्सेस पर लगे स्लैशेस की हेल्प से किसी ने उसे चैलेंज किया है फाइट के लिए, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही है, यानी कि कुरोमे। और कुरोमे ने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही जल्दी मरने वाली है, यानी कि उसके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसीलिए उसने अकामे को डायरेक्ट ही चुनौती दे दी। जिसके बाद कि अकामे उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है और तासुमी तो पहले उसे रोकता है, पर फिर वो अकामे को जाने देता है और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए उसे वापस लौटना होगा। और जिसके बाद कि अकामे एक चर्च में जाकर पहुंच जाती है और वहां पर कुरोमे से मिलती है और वो लोग अपने पास्ट के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। और जहां पर कि हमें ये पता चलता है कि अपनी बहन से अलग होने के बाद जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और फाइनली उन दोनों ने मिलकर कई सारे मिशंस को पूरा किया। और सडनली कुरोमे को पता चलता है कि अकामे ने कैपिटल को बिट्रे करके नाइट्रेट्स को ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद से फिर तो तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ उसके बाद, राइट। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों की फाइट की वजह से वहां पर एक मॉन्स्टर जो कि बड़े मॉन्स्टर में से लग रहा होता है वो जाग जाता है और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और कुरोमे उस बड़े से मॉन्स्टर पर अटैक करती है और उसके अटैक पर काम नहीं करता क्योंकि उसकी बॉडी पर एक मोटी सी मेटल की लेयर होती है और वो मॉन्स्टर कुरोमे के दोनों शैडोज को भी खत्म कर देता है और वो कुरोमे पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी अकामे उसे यानी कि कुरोमे को बचा लेती है। और कुरोमे इस बात से काफी शॉक्ड हो जाती है। अकामे कहती है कि चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। और जिसके बाद कि वो दोनों उस पर मिलकर अटैक करते हैं और वो दोनों उस मॉन्स्टर को मिलकर मार गिराते हैं। जिसके बाद कि उन दोनों के बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है कि तभी उनके बीच वेव आ जाता है और वो अकामे से फाइट करने लगता है। और तभी वहां पर तात्सुमी भी आ जाता है
और वो वेव को रोकता है। और कामे के पूछने पर वो कहता है कि वो यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उनके इस लड़ाई में रुकावट बने। और वो वेव को उन दोनों को इंटरफेयर करने के लिए मना करता है और वो कहता है कि कुछ चीजें इस तरह से रिजॉल्व होती हैं, तो इसीलिए हमें ये बात उन दोनों पर ही छोड़ देना चाहिए रिजॉल्व करने के लिए। जिसके बाद की कोरो में वेव को उसकी फिक्र करने के लिए थैंक्स कहती है और वो उसे कहती है कि अगर हम दोनों किसी और सिचुएशन में मिले होते तो शायद हम एक दूसरे के दोस्त होते या फिर शायद उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता था, पर ऐसा ना हो सका। और जिसके बाद की वो दोनों अपनी फाइट फिर से स्टार्ट करते हैं और अकामे इस बार कुरुमे को मार देती है। जिसके बाद की वेव कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे पहले जैसा क्यों महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि नाइट्रेट के खिलाफ जो नफरत थी उसके दिल में अब वो नहीं रही और वो उनसे फाइट करने का कोई भी रीजन अपने अंदर नहीं ढूंढ पा रहा है। और अकामे उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फाइट करने का कोई रीजन नहीं है देन तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, वरना तुम बाद में पछताओगे। और वेव के वहां से जाने के बाद अकामे भी नीचे गिर जाती है क्योंकि अब वो काफी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। और तात्सुमी कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब इसके बाद वो किसी भी अपने को नहीं खोएगी और वो ये उससे प्रॉमिस करता है। और अकामे उसके भाव में गिर कर रोने लगती है। और दूसरी ओर हम लोग मिनिस्टर को देखते हैं और वो रूलर को उनके यानी कि इंपेरियल आर्म से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसे उस इंपेरियल आर्म को यूज करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो इसकी हेल्प से उन रेवोल्यूशन आर्मी और बाकी सब को दिखा दे कि आखिरकार यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है। जिसके बाद कि हम लोग नाइट्रेट्स को देखते हैं और वो लोग कहते हैं कि आखिरकार अब बस हम 3 ही लोग बचे हैं। और तब एजेंडा आ जाती है और वो उन्हें कहती है उन सभी ने उसका साथ दिया और इसके लिए थैंक्स। और वो कहती है कि आज हम लोग यानी कि नाइट्रेट को अपना फाइनल मिशन पूरा करना है। और वो कहती है कि उनका फाइनल मिशन ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को मार गिराए। और जिसके बाद कि वो लोग अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब रेवोल्यूशन आर्मी कैपिटल में घुसने की कोशिश कर रही होती है और नेजेंडा भी उनके साथ होती है। और दूसरी ओर अकामे, लियोने और तात्सुमी सीक्रेट रास्ते से कैपिटल के अंदर घुस जाते हैं और ये वही रास्ता होता है जो कि माइन एंड लियोने ने पहले ढूंढा था। एंड देन वो लोग वहां पर प्रेजेंट गार्ड्स को रास्ते से हटाते हुए मिनिस्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी उनके सामने यानी उनके रास्ते में 4th ईगर आ जाता है और वो कहता है कि वो उन्हें इससे आगे नहीं जाने दे सकता। और इसके बाद कि वो उन पर अटैक करने लगता है और वो कहता है कि बहुत ही जल्दी एम्पायर की गवर्नमेंट गिरने वाली है। और एक तरह से कहने जाए तो इस बात के सपोर्ट में होता है कि एम्पायर की गवर्नमेंट गिर रही है। वो कहता है कि इस चीज को अंजाम देने का तरीका जो है यानी कि रेवोल्यूशन आर्मी का जो तरीका है वो उसे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा है, यानी कि लोगों की इसमें जान जाती है। और इसीलिए वो कहता है कि वो एम्पायर की करप्शन को अंदर से मिटाना चाहता था और इसीलिए उसने येगर्स भी ज्वाइन किया था। लियोने कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए। और जिसके बाद कि वो उस पर अटैक करती है और उस दौरान वो अकामे एंड तात्सुमी को कहती है कि वो यहाँ पर इस येगर को संभाल लेगी, पर उन दोनों को अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि वो मिनिस्टर उस चाइल्ड एम्परर को वही पहाड़ा पट्टी पढ़ा रहा होता है कि उसे उन सभी को लेसन सिखाना चाहिए, यहाँ का असली लीडर कौन है वगैरह वगैरह। और जिसके बाद कि वहां पर गेट को तोड़कर तात्सुमी उस रूम में आ जाता है और वो मिनिस्टर उसे देखकर चौंक जाता है कि उन सभी गार्ड्स को हराकर वो यहाँ तक कैसे पहुंच गए। और तभी वहां पर अकामे भी आकर पहुंच जाती है और तात्सुमी एम्परर को समझाने की कोशिश करता है कि वो मिनिस्टर उसे उकसा रहा है और वो उसे गलत सलत बातें पढ़ा रहा है, पर वो एम्परर तात्सुमी की बात नहीं सुनता है। और अकामे कहती है कि अब बहुत हुआ और वो उस पर यानी कि मिनिस्टर पर हेड ऑन अटैक करने के लिए जाती है, पर एक इनविजिबल शील्ड की वजह से वो मिनिस्टर को नहीं मार पाती है। और मिनिस्टर उसे कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है और उनका अल्टीमेट वेपन यानी कि प्राइमस अब एक्टिवेट हो चुका है। जिसके बाद कि उनका वो इंपेरियल आर्म उस जमीन को तोड़कर बाहर निकल आता है और वो सभी लोग उस इंपेरियल आर्म को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है और बहुतों को लगता था कि ये इंपेरियल आर्म बस लोगों की एक झूठी कहानी है क्योंकि इसे आज तक कभी किसी ने भी यूज नहीं किया था। और हमें एजेंडा इसे मालूम पड़ता है कि इंपेरियल आर्म सभी इंपेरियल आर्म में से सबसे पहला इंपेरियल आर्म था और सबसे पावरफुल भी, और इसे रॉयल फैमिली के अंडर ही रखा गया था और इसे सिर्फ वही एक्टिवेट कर सकता है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो। और इसीलिए मिनिस्टर ने एम्परर को इतना पाड़ा पट्टी पढ़ाई, वरना वो खुद ही उसे एक्टिवेट कर लेता, राइट। जिसके बाद कि वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और दूसरी ओर अकामे एम्परर के गार्ड से लड़ रही होती है और तात्सुमी एम्परर को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है और कितनी जाने जा रही है, आखिरकार तुम किस तरह के राजा हो। और वो एम्परर कहता है कि ये सब नाइट्रेट्स का किया हुआ है और ये सब जो कि तुम देख रहे हो, और वो तात्सुमी को बचा लेता है। तात्सुमी उसे कहता है कि आखिरकार वो उसे क्यों बचा रहा है। वो कहता है कि वो एक सोल्जर है और लोगों को जान बचाना
उसका फर्ज है। और नीचे दूसरी और फोर्थ येगर लियोने वहां पर प्रेजेंट लोगों को बचाने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर तात्सुमी और वेव मिलकर एम्परर से लड़ते हैं, पर उनके अटैक का उस वेपन पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और एम्परर उन पर भारी पड़ रहा होता है। पर तभी तात्सुमी को उस इंपेरल आर्म के लोअर बॉडी यानी कि एब्डोमेन पर अटैक करता है और उस जगह पर तो उसे थोड़ी सी अजीब फील होता है। और जिसके बाद कि उसे सुसुनो की बात याद आती है कि फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी चीज कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर उसका एक वीक पॉइंट जरूर होता है, क्योंकि कोई भी चीज इनविंसिबल नहीं होती है। मतलब मुझे लग रहा है ये अपने बोजी वाला काम चल रहा है यहाँ पर, उसमें भी सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट था। जिसके बाद कि वो वेव एम्परर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है और वो उस जगह पर फिर से अटैक करता है और इस बार उसे यकीन हो जाता है कि यही उस इंपेरल आर्म का वीक पॉइंट है। पर एम्परर उन पर काफी पावर के साथ अटैक करता है और वेव अब थक चुका होता है। और दूसरी ओर हम लोग तात्सुमी को देखते हैं और वो अभी अपने लिमिट पर होता है। तभी सडनली उसे बुलेट अपने आगे नजर आता है और उसकी बातें उसके माइंड में घूमने लगती है। और जिसके बाद वो फिर से अपने अंदर जितनी भी पावर बची होती है उसके साथ इनकर्सियो को समन करता है और इस बार उसका आर्मर इवॉल्व होना स्टार्ट करता है और जिसके बाद कि वो गोल्डन इनकर्सियो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तात्सुमी अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद कि एम्परर उसे अपने पास आने से मना करता है, पर तात्सुमी उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है और एम्परर भी उस पर अपने पूरे पावर के साथ अटैक करता है। पर तात्सुमी को वो अटैक्स छू भी नहीं पाते और वो अटैक्स को डॉज करते हुए ठीक उसकी एब्डोमेन पर अटैक करता है और वो इस बार उस जगह पर पूरे पावर के साथ अटैक करता है और वेव तात्सुमी को रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुम इस तरह से अटैक करोगे तो तुम शायद मारे जाओगे। और अकामे भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया है कि वो इस सब खत्म होने से पहले तो नहीं मरने वाला, यानी कि वो अकामे की बात कर रहा है ऑब्वियसली। और जिसके बाद कि वो एम्परर के उस इंपेरल आर्म पर पूरे फोर्स के साथ अटैक करता है और वो उसे मार गिराता है और प्राइम मिनिस्टर भी इस बात से चौंक जाता है। पर तात्सुमी किसी तरह से इसे सरवाइव कर लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ होता है। पर जब वो इंपेरल आर्म नीचे गिरता है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये इंपेरल आर्म बहुत ही बड़ा है, तो वो लोगों पर गिरने वाला होता है। तात्सुमी इस चीज को देख लेता है और वो इसीलिए वो आगे से जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे रोकने में उसकी बची कुछ स्ट्रेंथ भी निकल जाती है और उसका बॉडी इससे ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता था और उससे काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है। पर वो उस इंपेरल आर्म को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर अपनी जान दांव पर लगाकर। और तभी अकामे उसके पास आती है और तात्सुमी कहता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि वो उसके प्रॉमिस को बुरा नहीं कर सका। तात्सुमी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और अकामे रोने लगती है और वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। और तभी वहां पर एस्डेथ भी आ जाती है और वो देखती है कि तात्सुमी अब मर चुका है और वो कहती है कि तात्सुमी इसलिए मारा गया क्योंकि वो वीक था। पर आखिरकार उसे इस बात का इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है, यानी सडनली उसके हार्ट इतना ज्यादा हैवी उसे क्यों फील हो रहा है। और वो कहती है कि ये एम्पायर भी वीक है और इसीलिए वो इसे भी खत्म कर देगी, जिसके बाद कि वो उस पूरे कासल वाले एरिया को फ्रीज कर देती है और वहां पर प्रेजेंट लोगों को भी। अकामे कहती है कि तुम हार गई हो एस्डेथ, और वो कहती है कि मैं नहीं बल्कि एम्पायर हारा है। जिसके बाद की नजेंडा कहती है कि सिर्फ एस्डेथ ही बची है जो कि उनके नए गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने में उनका जो रोड़ा बन के खड़ी है और अकामे को उसे फिनिश करने के लिए कहती है। जिसके बाद कि वो दोनों यानी कि अकामे एंड एस्डेथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी फाइट के दौरान अकामे एस्डेथ से पूछती है कि आखिरकार ये वॉर करके उसे क्या मिलेगा आखिरकार और कौन बचेंगे। वो कहती है कि वही बचेगा जो कि काबिल होगा, यानी कि विजेता। अकामे कहती है कि विजेता नहीं मर्डरर्स कहलाएंगे। जिसके बाद कि एस्डेथ उस पर अटैक करती है और वो हवा में पहुंच जाती है और एस्डेथ वहां पर उसे हर डायरेक्शन से अटैक करने लगती है और एस्डेथ उस पर भारी पड़ रही होती है और एस्डेथ उसे कहती है कि अगर तुम इतनी ही कमजोर हो तो मुझे चैलेंज करने की गलती मत करो, तुम लोग बाकी जैसे यानी कि लाइफ स्टॉक जैसे ही हो, यानी कि कमजोर हो। अकामे कहती है कि तुम्हारे लिए इंसान लाइफ स्टॉक जैसे हैं। लाइफ स्टॉक बोले तो भेड़ बकरी काऊ। वो कहती है कि हाँ, और जिसके बाद कि अकामे को गुस्सा आ जाता है और अपने स्वॉर्ड मुरासामे से खुद के हाथ को काट लेती है, जिसके बाद कि वो पॉइजन उसकी बॉडी पर असर करने लगता है पर थोड़ी देर में ही वो ठीक हो जाती है। और जिसके बाद कि उसके बॉडी पर सडनली मार्क्स आ जाता है और ये एक तरह से उसका ट्रम्प कार्ड होता है। और अकामे कहती है कि मुरासामे यानी कि उसकी तलवार हर किसी को याद रखती है जिसे कि उसने मारा है, यानी कि जो भी उसका विक्टिम था, और उन सभी के गिल्ट, उनका पेन, उनका एंगर, हर उस नेगेटिव फीलिंग जो कि वो आदमी महसूस करता था वो खुद पर लेती है और वहीं से उसे पावर मिलती है। जिसके बाद कि वो एस्डेथ पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है
और अब वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और इवन एज़डेथ को उससे लड़ने में परेशानी हो रही होती है क्योंकि वो उसे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देती है और वो उस पर अटैक करती रहती है। और इस दौरान एज़डेथ के हाथ में मुरासामे का ब्लेड लग जाता है, यानी कि ऑब्वियसली अब उस पर पॉइजन का असर काम करना स्टार्ट कर देगा। पर इससे पहले कि वो पॉइजन उस पर काम कर पाता, एज़डेथ अपने उस हाथ को काट देती है और उनके बीच फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और फाइट अब और भी सीरियस हो जाती है। और जिसके बाद कि अकामे एज़डेथ पर अटैक करती है और अकामे भी अब एग्जॉस्ट हो चुकी होती है क्योंकि वो अपनी पावर को इतने टाइम से कंटिन्यूसली यूज जो कर रही है और वो खुद से कहती है कि यही उसका मौका है और अभी नहीं तो कभी नहीं। और जैसे ही वो उस पर अपने फाइनल अटैक करने वाली होती है कि तभी एज़डेथ अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करती है और वो टाइम को फ्रीज कर देती है। और जैसे ही एज़डेथ अकामे को मारने के लिए बढ़ती है, सडनली किसी की परछाई दिखाई देती है तेजी से उसके आगे से गुजरते हुए और वो अपने आसपास उस परछाई के सोर्स को ढूंढने लगती है। टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है और जो कि एज़डेथ अकामे के अटैक रेंज में होती है, अकामे उस पर अपने फाइनल स्लैश से अटैक करती है। पर एज़डेथ कहती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है और अकामे कहती है कि उसने जिसकी परछाई देखी थी एक्चुअल में वो एज़डेथ का ब्लड लस्ट था, यानी कि जो कि मुरासामे ने अपने विक्टिम्स के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को याद रखता है, ठीक उसी तरीके से उसने एज़डेथ के नेगेटिव एस्पेक्ट यानी कि उसके ब्लड लस्ट को याद रखा था और अकामे ने उसी ब्लड लस्ट को उसके खिलाफ यूज किया। और जिसके बाद की वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि उसके ट्रम्प कार्ड के यूजेज ने उसके बॉडी पर बहुत ही बुरा असर किया है। और जिसके बाद की एज़डेथ कहती है कि तुम सच में लाजवाब हो, तुमने मुझे हरा दिया। और इसी के साथ ये फाइट यहीं पर खत्म होती है और वो मरने के कगार पर होती है और वो तात्सुमी के पास जाने लगती है और वो उसे अपने बाहों में ले लेती है और वो कहती है कि तात्सुमी, मैं चाहती थी कि हम हमेशा एक साथ रहें, पर वो तो पॉसिबल नहीं हो सका, पर मैं तुम्हारे साथ एटलीस्ट मर तो सकती हूँ। जिसके बाद कि वो दोनों को फ्रीज कर देती है और फिर वो आइस शैटर हो जाता है और अकामे समझ जाती है कि भले ही एज़डेथ कुछ और कहती रहे कि तात्सुमी कमजोर है वगैरह वगैरह, पर एक्चुअल में वो उसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और बस इसी बात को वो समझ ना सके। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो साला हरामी मिनिस्टर किस तरह सीक्रेट रास्ते से भागने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर लियोने आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा भाग कर नहीं जाने देने वाली। और इससे पहले कि वो उस पर अटैक करती, वो मिनिस्टर उस पर अपने इंपेरियल आर्म से अटैक करता है और वो उसकी हेल्प से लियोने के इंपेरियल आर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका खुद का इंपेरियल आर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि लियोने अब अपने इंपेरियल आर्म का यूज नहीं कर सकती है। और जिसके बाद कि वो मिनिस्टर उस पर गन से अटैक करता है, पर फिर भी वो मिनिस्टर को एक जोरदार पंच मारता है। और जिसके बाद कि लियोने उस मिनिस्टर को मारने वाली होती है कि वो मिनिस्टर उस पर अपने सारे बुलेट्स दाग देता है और लियोने ऑब्वियसली काफी जूझ रही होती है और वो कहती है कि भले ही तुमने मेरे इंपेरियल आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर तुझ जैसे को मारने के लिए मेरे अंदर की आग ही काफी है। और जिसके बाद कि वो मिनिस्टर पर रिपीटेटिवली अटैक करती है और वो उसे मार देती है। और जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि लियोने अकामे को कहती है कि अब वो यहाँ से अलग हो रही है। वो कहती है कि डरने की बात नहीं है, वो अब बाकी दोस्तों से मिल पाएगी और उसे अब अपना ख्याल रखना होगा। और जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि अब कैपिटल में फ्रीडम को लेकर लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और लियोने अपने फ्रेंड से मिलती है। और जिसके बाद कि हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कि वो एक गली में पड़ी हुई होती है और उसकी डेथ हो चुकी होती है उन बुलेट्स की वजह से। और अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जब उसने कहा था उसे अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा तो उसका मतलब क्या था, यानी कि उसके दोस्त जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद कि हम लोग नजेंडा को देखते हैं और जिसके बाद कि हमें दिखाया जाता है कि उस फॉलन एम्पायर को कहा जाता है कि उसे मौत की सजा दी गई है और वो कहता है कि ठीक है, उससे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। और वो कहता है कि प्लीज इस लैंड को एक पीसफुल लैंड बनाना और कोशिश करना कि इसके बाद किसी का भी खून ना बहे। और नजेंडा उससे ही प्रॉमिस करती है। और जिसके बाद की दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि तात्सुमी के विलेज में रेवोल्यूशनरी आर्मी काफी उसके दोस्तों ने इस विलेज के लिए बहुत कुछ किया है, यानी कि उनके लिए पैसे भेजते रहे जो कि एक्चुअल में तात्सुमी भेजा करता था। और उनके विलेज का चीफ कहता है कि वो लोग इस विलेज के हीरोज हैं और वो उनके रिटर्न आने पर जरूर सेलिब्रेट करेंगे। एंड यू नो व्हाट, दिस हर्ट सो मच। मतलब व्हेन समवन इज वेटिंग फॉर समवन टू कम बैक एंड यू नो कि वो पर्सन अब मर चुका है और कभी भी वापस नहीं आने वाला है। एंड व्हेन यू नो दैट एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, इट रियली हर्ट्स दैट समवन इज लिविंग इन दिस थॉट कि वो अभी नहीं मरा है एंड कभी ना कभी वो जरूर लौटेगा। एंड फक दिस इज इमोशनल मैन। खैर, इसके बाद कि हम लोग अकामे और नजेंडा को देखते हैं और नजेंडा कहती है कि जो कि उसने अपनी बहुत ही ज्यादा लाइफ फोर्स पहले यूज कर ली है, अब उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है वैसे तो, और जब तक वो जिंदा है तब तक वो इस नेशन को कैपेबल बनाने में अपना टाइम देगी। जिसके बाद कि अकामे कहती है कि वो कैपिटल को छोड़कर जा रही है। नजेंडा उसे कहती है कि ठीक है और वो उसका साथ देने के लिए उसे थैंक्स कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है।